तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, एकदम मज़े में होगे। तो बच्चे लोग, अभी तक मेरे को लगता है कि आपने जो है, मैंने जो पिछली बार आपको पढ़ाया था, दैट इज़ आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला यूनिट, वो सारा यूनिट कंप्लीट कर दिया होगा। इसलिए मैंने बीच में आपको एक दिन का ब्रेक दिया था, ताकि जिन जिन बच्चों ने नहीं करा है वो आसानी से कर सके। अब वो एक दिन का ब्रेक भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जो है वो इकोलॉजी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। इकोलॉजी में हम सारे सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर को पहले कवर अप करेंगे। दैट इज पहले जो होगा वो हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कवर कर रहे होंगे। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर कवर करेंगे, एंड एट लास्ट जो होगा वो हम कहीं ना कहीं जो आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर होता है वो कवर करे होंगे। आपको तो पता ही है कि इकोलॉजी जैसा टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही, और साथ में इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। एंड ये क्वेश्चन इजी आते हैं, तो क्यों ना इस चैप्टर को इतने अच्छे से कर लिया जाए कि आपके नीट में या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम का भी पेपर बचा हुआ है उसमें एक मार्क्स भी ना कटे। तो इसी तरीके से मैं इसकी रिविजन करवा रही होंगी। एंड इसमें जो है मैंने वो सारे टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में मैंशनड है, एंड इवन उससे ज़्यादा ही करे हैं, ताकि आप लोगों का एक एक क्वेश्चन भी जो होगा, वो छोटा सा क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल भी ना रह जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब हम म्यूचुअलिज्म और ये सारे कंपटीशन वगैरह पढ़ते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप एक बार इस सेशन को देखो और जस्ट समझो कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। और जितना हो सके बच्चों, ये इस सीरीज़ का, दैट इज़ अ नीट एंड गेम सीरीज़, इसका खूब ढेर सारा वो करो कि मतलब ढेर सारा फ़ायदा उठा सको। जिस तरीके से मैं आपको अपने ही मतलब जो भी वीडियो होता है उसके जस्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इसके नोट्स तो प्रोवाइड करती हूँ, दैट इज़ एनसीईआरटी के नोट्स। एंड साथ में इसके साथ ही मैं आपको हर 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 सिंगल एक लेक्चर के साथ आपको डीपीपी भी देती हूँ। तो अगर आपको डीपीपी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। और वैसे भी डीपीपी सॉल्व करने में बायो के तो 20 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं है। तो आप अपने पूरे दिन में से ये 20 मिनट तो निकाल ही सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और वो भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं, तो वो चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आसानी से कर सकते हो। एंड आपका जो कंटेंट है एकदम फ्री है, तो जितना हो सके उतना इसका फ़ायदा उठाओ। एंड जस्ट फिर एक बार फ़ायदा उठा के देखो, फिर बताना कि कैसा था एनसीईआरटी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि देखो, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, यानी कि जब हम ऑर्गेनिज्म को किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, पॉपुलेशन के साथ। आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म मिल करके क्या बनाएगा, एक पॉपुलेशन ही तो क्रिएट करेगा। देखो, पॉपुलेशन का मतलब होता है सेम तरह के, मतलब सेम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब एक ही तरीके के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, योर पॉपुलेशन कह देते हैं। आप इस टर्म के थ्रू भी इसको समझ सकते हो। फिर इसके बाद ये कहता है कि हमारा लिविंग वर्ल्ड जो है वो बहुत अच्छा है, डाइवर्स है। डाइवर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे पढ़ रहे होंगे 80 to 90% जो है इस अर्थ को डाइवर्सिटी ने ही कवर कर रखा है। एंड अमेजिंगली जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है हमारी डाइवर्सिटी। वी कैन ट्राई टू, हम जो है वो धीरे धीरे इस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मतलब ट्राई कर रहे हैं कि हम समझ सके। लेकिन अभी तक भी हम ऐसा समझो कि 50 या फिर 60% ही अपनी डाइवर्सिटी को समझ पाए हैं। एंड बहुत सारे डाइवर्सिटी ऐसे हैं जो कि अभी भी जानना बचा हुआ है। फिर प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम है बच्चे। और साथ में क्या है, बायोम्स भी है। फिर इसके साथ मैं थोड़ा सा और आगे मूव करूंगी, तो ये सारे के सारे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। देखो, जल इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर पहले हम देखेंगे। हाउ डज द बर्ड सिंग, बर्ड कैसे सिंग करती है। एक्चुअली बर्ड का जो वॉइस बॉक्स होता है उसके अंदर मतलब ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो कहीं ना कहीं सिंग कर सके। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि जो ये वॉइस बॉक्स होता है बर्ड के अंदर, जिसकी वजह से वो सिंग कर पाती है, उसका नाम क्या होता है। देन आप जो होगा वो उसको समझ पाओगे। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाई डज द बर्ड सिंग, ऐसी क्या जरूरत पड़ी बर्ड को सिंग करने के लिए। तो आप इसे समझ कर सकते हो कि मतलब उसको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ती है कि ठंड मतलब ठंड रहे या फिर गर्मी रहे, ठंड रहे, कभी भी रहे, वो सुबह सुबह एकदम मतलब आप उठते होगे तो वो आपकी जो बुलबुल है वो कहीं ना कहीं सिंग करती होगी अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग में। ऐसा तो होता नहीं है कि उसकी उनकी मम्मी जो होती थी होगी वो उठा देती होगी फटाफट कि उठ जाओ, सुबह हो गई, सुबह हो गई, ऐसा तो होता नहीं है। तो किस वजह से ऐसा होता है, आप 1 मिनट लो टाइम एंड देन थिंक कि ऐसा होता क्यों है। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी आइडिया आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को कि व्हाट वाज योर आइडिया। फिर फिर इसके बाद जो है वो आप अगर मान लो आपने सोच लिया होगा
तो फिर आप सुन सकते हो। तो अब देखो उनका जो वोकल ऑर्गन होता है, मेरे को ध्यान आ रहा है कि उस वोकल ऑर्गन का नाम जब मैंने पढ़ा था, तो उस वोकल ऑर्गन का नाम जो मेरी मैम थी उन्होंने बताया था, सिर्निक्स नाम का एक वोकल ऑर्गन होता है। अब ये जो सिर्निक्स वोकल ऑर्गन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे याद कर लो, सिर्निक्स जो होता है वो किसके अंदर होता है, स्पैरो के अंदर। उन्होंने भी ऐसे ही याद करवाया था, एस फॉर सिर्निक्स एंड एस फॉर योर स्पैरो। तो मैं ये कहती हूँ कि ये वाला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि उस उनको ऐसा क्या पड़ता है कि वो सुबह सुबह ही सिंग करती है। तो उसका भी रीजन है बच्चे, सुबह सुबह क्या होता है कि सुबह सुबह क्या, या फिर कभी भी आप मतलब टुगेदर उनकी आवाज सुनते होगे, तो वो मेनली क्या करती है, जो भी उनके ब्रीडर्स होते हैं उनको वो कॉल लगा रही होती है। अब मान लो कोई ब्रीडर दूर रह रहा है, तो वो ऐसे तो सुनेगा नहीं, तो उसी को कॉल लगाने के लिए वो कहीं ना कहीं मतलब अपनी ही आवाज में उसको बुलाना चाहती है। बस ये बात है कि हम लोगों को जो बर्ड की आवाज होती है वो पल्ले नहीं पड़ती है कि मतलब वो कहना क्या चाहती है। दैट इज द मेन रीजन कि हम जो है वो समझ नहीं पाते, यही मेन रीजन है। बट वो क्यों करती है ये ऐसा, ताकि जो बर्ड्स जो है वो ताकि बात कर सके, देखो कम्युनिकेट कर सके विद इट्स मेट के साथ ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। जब भी ब्रीडिंग सीजन होता है तो उस वक्त जो होती है वो अपने मेट के साथ क्या कर सकती है, बातचीत कर सकती है। फिर इसके साथ अगर मैं देखूं, वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट। अब ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपकी मधुमक्खी होती है वो नेक्टर ही लेती है, डज कैक्टस हैव सो मैनी थ्रॉन्स, ऐसा ही क्यों होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो होगा वो अब हम कवर अप कर रहे होंगे, तब आपको जो है वो और अच्छे से क्या आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। फिर मैं ये कहती हूँ कि दैट इज आपका जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि हम किस तरीके से पॉपुलेशन को अपने नजरिए से देख रहे हैं। मतलब हमारा एट्रीब्यूशन क्या है, हमारा जैसे हम कहते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि मेरा क्या देने वाला है। तो वैसे ही एट्रीब्यूशन का मतलब है कि पूरे पॉपुलेशन का क्या क्या मतलब क्या क्या ड्यूटी है, कि वो कहीं ना कहीं नेचर के लिए क्या कर रहे हो, एट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इन्होंने बोला है, इफ नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड, नेचर के अंदर हम क्या होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम देखते हैं आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज। ठीक है, मेजोरिटी क्या होता है कि मेजोरिटी जो पीपल होते हैं वो हमेशा ज्यादा मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी रुकना पसंद करते हैं, लेकिन ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, शेयर करना पसंद करते हैं, एंड कंप्लीट करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज को। और सबके लगभग लगभग रिसोर्सेज भी क्या है, सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, इंटरब्रीड है, एंड इस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करेगा किसको, मतलब इस वजह से इस चीज को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। फिर इसके बाद जो है वो इस तरीके से आपका मतलब पॉपुलेशन के बारे में बता रहा होगा, मेन ये है। फिर ये कहते हैं ऑल द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके इंटरब्रीडिंग वाले टर्म का, तो इंटरब्रीडिंग जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरब्रीडिंग जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इंटर का मतलब क्या होता है, देखो इंट्रा और इंटर में हमेशा कंफ्यूजन होता था, तो आपकी इंग्लिश वाली मैम ने भी आपको ये बहुत अच्छे से समझाया होगा कि जो आपका इंट्रा होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऐसे मान लो कि आपका सिंगल स्कूल है जिसमें आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल में क्या हुआ कि आपका रेसिंग कंपटीशन हुआ। तो रेसिंग कंपटीशन हुआ तो जो आपकी प्रिंसिपल मैम थी उन्होंने कहीं ना कहीं सारे बच्चों को मतलब अलग अलग क्लास के बच्चों को मतलब ये नोटिस उन तक पहुंचाया कि ऐसे ऐसे रेसिंग होने वाली है, तो जो जो बच्चे जिस भी ईयर के हैं, जिस भी साल के हैं, वो कहीं ना कहीं आकर के खेल लेना। ठीक है, लेकिन अब ये प्रिंसिपल मैम ने नोटिस सिर्फ अपने स्कूल में ही भेजा, तो दैट इज और इंट्रा। ठीक है, इंट्रा अब क्या करा, फिर अब उसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए, मान लो 11 हुए, 12 हुए, और बच्चे सेलेक्ट हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब ये 12 बच्चे तो टैलेंटेड बच्चे हैं ही, अब इन 12 बच्चों का मैच जो होगा वो थोड़ा सा मेरे को मतलब आगे और पहुंचाना है। तो फिर उन्होंने वो 12 बच्चे को लेकर गई, जो प्रिंसिपल मैम थी वो दूसरे स्कूल में ले गई, और उस दूसरे स्कूल में मेनली कंपटीशन जो था वो बहुत सारे स्कूल का था, एक का नहीं था, बहुत सारे स्कूल का था। और वो भी बहुत सारे स्कूल अलग अलग जगह से थे, तो इसलिए उसको फिर मैं उस वाले कंपटीशन को क्या कह दूंगी, इंटर। तो आई थिंक आपको इंटर का मतलब क्लियर हो जाएगा। इंटर ब्रीडिंग, देखो ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने का प्रोसेस। तो इंटर का मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग बॉडी से वो कहीं ना कहीं इसको परफॉर्म करेगा। और आपको पता है कि जब दो अलग अलग मतलब मेल फीमेल की अलग बॉडी होती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये यहाँ
वहाँ पे इंट्रा लिखा रहता तो सेम ही बॉडी रहती। जब सेम बॉडी रहती तो वो फिर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है आपकी, एसेक्सुअल होती। तो ये मेनली फोकस कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल। देखो एसेक्सुअल से भी हो सकता है ये रिप्रोडक्शन, इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज। ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन द वेटलैंड रैट्स इन एब्डोर्डेंट ड्वेलिंग। अभी थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी कॉर्मोरेंट्स हैं जो कि वेटलैंड में रहते हैं, कॉर्मोरेंट जो है वो मेनली बच्चे जो है वो आपको शायद ये किसी जानवर का नाम है, कॉर्मोरेंट्स जो होता है। जस्ट अगर मैं आपसे, अगर एक सेकंड जस्ट वेट करो, मैं आपको एक बार सीन करवा देती हूँ कि कॉर्मोरेंट्स होता क्या है। देन आप जो होगा कॉर्मोरेंट्स को देख के पहचान लोगे कि व्हाट वाज योर कॉर्मोरेंट्स। ऐसे करके ही मैं आपको इस लेक्चर के बीच बीच में थोड़ी सी इमेज भी दिखा दिया करूंगी। देखो बर्ड होती है, तो कॉर्मोरेंट जो है बच्चे वो आपकी क्या है, बर्ड है। इसका इमेज और थोड़ा सा बड़ा करके देखे तो ये सारे इमेजेस है इस कॉर्मोरेंट्स के। तो ये कॉर्मोरेंट्स के देखो ऑर्गेनिज्म एंड जो पॉपुलेशन है, वो चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप साथ के साथ अगर आप रीडिंग लगा रहे हो तो उस वक्त क्या करो कि अगर आपको कोई सी भी बर्ड का या फिर किसी भी एनिमल का नाम दिखता है तो आप फटाफट जबी के जबी गूगल कर लो। इससे क्या होगा, देखो अब कॉर्पोरेंट्स मैंने बोला ऐसे ये वर्ड इतना ज्यादा अलग है कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने इमेज देख ली ना कि हाँ ये तो बर्ड ऐसे ऐसे है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो कॉर्मोरेंट्स जब आप मतलब ऐसे करके सारे के सारे जितने भी आज बर्ड्स के नाम आएंगे और थोड़े से नए आएंगे या फिर इवन एनिमल या प्लांट्स के भी नाम आएंगे, तो वो हम सिंगली देखेंगे। जब मैं खुद पढ़ती थी तो मेरे जो टीचर थे वो भी मेरे को मतलब ऐसे करके पढ़ाते थे कि साथ के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बच्चे इसकी नीड होती है, इसलिए मैं आपको उससे कह रही हूँ कि ये चीज करना जरूरी है। फिर उन्होंने बोला कॉर्मोरेंट जो कि वेटलैंड में रहते हैं। ऐसे जो रैट्स है वो कहाँ पे रहते हैं, एब्डॉन ड्वेलिंग में। और जो आपका टीकवुड ट्री है वो कहाँ पे है, फॉरेस्ट में। टीकवुड ट्री आप लोगों को भी पता होगा कि सबसे बड़ा ट्री होता है ये। फिर इसके साथ जो है वो बैक्टीरिया जो कि कल्चरल प्लेट में रहते हैं। एंड लोटस प्लांट कहाँ पे रहते हैं, कीचड़ में रहते हैं। दैट इज पोन्ट रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन का मतलब ही क्या होता है, एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन कह देते हैं। तो यहाँ तक इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। अब इसके साथ जो यहाँ वाला पॉइंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम मूव करते हैं एक पॉपुलेशन के और फीचर्स जानने के लिए, यानी कि व्हाट वाज द एडवांटेजेस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है। दैट इज एक पॉपुलेशन की मदद से हम कभी भी मतलब हम कभी भी क्या बता सकते हैं, बर्थ में हैव यानी पॉपुलेशन। देखो ध्यान रखो, एक अकेले इंसान का या तो बर्थ हो सकता है, उस एक सिंगल इंसान की मैं बात कर रही हूँ। तो एक सिंगल इंसान का क्या हो सकता है, या तो बर्थ हो सकता है या तो डेथ हो सकता है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें तो वही जो बर्थ होगा वो बर्थ रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो डेथ होगा वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है बच्चे किसके अंदर, डेथ रेट के अंदर। फिर मैं कहती हूँ इन पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रिस्पेक्टिवली। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं रेफर करता है पर कैपिटा जो होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम की मतलब 1 ईयर, ठीक है। तो ये कहते हैं ना पॉपुलेशन दीज रेट रेफर्स टू, मतलब ये कहीं ना कहीं रेफर करता है हर साल। मतलब जैसे मान लो ये पहला साल था तो इतने लोगों की डेथ हो गई, फिर अगला साल था इतने लोगों की डेथ हो गई, या फिर जो पहला साल था इतने लोगों की बर्थ हो गई, पहला साल था इतने लोगों का और बर्थ हो गया दूसरे साल में। तो इस तरीके से जो है वो आप डील कर रहे होगे। ये फीचर्स आपको पॉपुलेशन का। द रेट हैंस एक्सप्रेस्ड इज चेंज इन द नंबर, यानी कि आपका नंबर जो था वो कितने से बदला, ठीक है। एंड इंक्रीज हुआ चाहे डिक्रीज हुआ वो नहीं मैटर करता है, बट चेंज होना चाहिए ये मैटर करता है आपके पॉपुलेशन को जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पे किस तरीके से मेजर करेंगे कि मान लो हमारा एक तालाब है, उस तालाब के अंदर क्या है कि 20 लोटस है हमारे पास, प्लांट्स है जो कि हमने पिछले साल बोए थे। एंड थ्रू अब इसमें क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन के थ्रू 8 नए और प्लांट हो गए लोटस के अगले साल ही, टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन। तो अगर मैं आज की पॉपुलेशन देखूँ तो टोटल कितनी है बच्चे यहाँ पे आपकी 28 है। तो अगर बच्चे मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, इस केस में बर्थ रेट कैलकुलेट करना है। तो देखो जितना भी अगले साल में इंक्रीमेंट हुआ, अभी ये लाइन ऊपर ही जो लाइन थी जो कि आपको रिप्रेजेंट करती थी, इन्होंने ऊपर ही इनडायरेक्टली कह दिया था कि जो कि इन अ पॉपुलेशन डेथ एंड दिस, हाँ तो इन्होंने ऊपर ही इस वाली लाइन में डायरेक्टली कह दिया था कि आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, बर्थ रेट या फिर डेथ रेट का मेंबर्स के उससे। तो आप ये समझ सकते हो कि जितना भी देखो, जितना भी आपका इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ वो, और साथ में जो आपका इनिशियली यानी पिछले साल जो था वो वाली चीज होगा वो ले लो, और फिर देन उसका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। सिमिलरली फ्रूट फ्लाइज का केस है, फ्रूट फ्लाइज के केस में क्या होती है कि 40 फ्रूट फ्लाइज थी, लेकिन
जिसमें से 4 फ्रूट फ्लाइज जो थी वो आई थिंक डेथ हो जाती है उनकी। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकल रहा होगा, 4/40। बट आप ये मत करने लग जाना कि आप जैसे 40 और 4 को ऐड करोगे एंड देन, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ऐसे करके ही बच्चे अपना आंसर गलत करते हैं, ऐसे नहीं करना। फिर इन्होंने बोला कि अनदर एट्रीब्यूट हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है आपका सेक्स रेशियो। तो इन्होंने बोला एंड आइदर एक इंडिविजुअल जो है, अकेला इंसान क्या हो सकता है, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, बट एक पॉपुलेशन जो है उसमें पूरा सेक्स रेशियो होगा। सेक्स रेशियो इन द सेंस कि 60% मेल है, 60% फीमेल है, 40% मेल है या फीमेल है। तो ये एक और फीचर्स है आपके पॉपुलेशन का। फिर ये कहता है कि पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके अलग अलग तरीके के लोग जो होंगे वो आपको दिखेंगे। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ द गिवन एज और एज ग्रुप, मतलब इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे, मैं कहती हूँ कि अगर मैं एज डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ इसका, तो वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन है एज और एज ग्रुप से रिलेटेड। फिर उन्होंने बोला द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। इसको हम क्या कह देंगे, ऑफ कोर्स एज पिरामिड कह देंगे, क्योंकि ये आपके अलग अलग, मतलब अलग अलग जो मतलब अलग अलग जो आपके लाइफ के स्टेजेस होते हैं उसके लिए यहाँ पे मेंशन करा है इन लोगों ने। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंबाइंड डायग्राम। द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ वेदर इट इज ग्रोइंग, यानी कि जो मतलब जो भी ग्राफ यहाँ पे बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि ये जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, तो वो वाला जो होगा वो स्टेबल होगा, एंड डिक्लाइनिंग जो होता है वो डिक्लाइनिंग होता है, वो दिख रहा होगा। तो देखो जो, अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या होता है बच्चे की, जब आप इसे याद करते हो, जैसे प्री करा, फिर रिप्रोडक्टिव करा एंड पोस्ट करा। अब आप मेनली क्या करोगे कि आपको प्री और पोस्ट में दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जब आप नॉर्मली लिख रहे होगे ना, अगर मान लो कि आपको ये टेबल आ गई एंड आप खुद से लिख रहे हो, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि पोस्ट को नीचे कर दिया एंड प्री को ऊपर कर दिया, आप ऐसे भी तो कर सकते हो। फिर आप इसको किस तरीके से याद करके रखोगे, तो देखो प्री जो होता है वो आपने अभी बोर्ड से होने से पहले अपने स्कूल में दिया होगा, दैट इज और प्री बोर्ड दिया था कि नहीं। तो जो प्री बोर्ड होता है उसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन से पहले रखना है, ठीक है। तो प्री बोर्ड जैसे कि आपको बोर्ड से पहले होता है, वैसे ही आपको जो प्री रिप्रोडक्शन वाला स्टेज होगा वो रिप्रोडक्शन से क्या होने वाला है, पहले होने वाला है। एंड सबके केस में आप देखोगे कि जैसे अगर ये एक्सपेंडिंग है तो इसका बेस क्या है, ज्यादा है, एंड देन स्टेबल है तो इसका नेक्स्ट वाले स्टेप के क्या है, बिल्कुल सेम है, एंड अगर डिक्लाइनिंग है तो उसका बेस जो है वो कम है। फिर अगला अगर मैं रिप्रोडक्टिव की बात करती हूँ, तो रिप्रोडक्टिव के केस में आप समझ सकते हो कि इसका जो बेस है, मतलब पिछले वाले से, प्री रिप्रोडक्टिव वाले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और फिर और ज्यादा क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, क्योंकि ऑटो में क्या लगती है, हवा लगती है। तो मतलब इस तरीके से जो है वो आप चेंज जो है वो इजीली देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हो, दैट इज और रिप्रोडक्टिव वाले के केस में। फिर इसके साथ जो है बच्चे में, अगर आपका जो रिप्रोडक्टिव का इधर भी केस देखो, तो इसका तो नाम ही था स्टेबल, स्टेबल था, तो जैसे इसकी पहली पॉपुलेशन थी, इसकी अब भी उतनी ही पॉपुलेशन है, और डिक्लाइनिंग है, तो जितनी पॉपुलेशन थी उससे क्या हो गई, कम हो गई। फिर इसके साथ अगर मैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात करूँ, तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में अगेन आपकी रिप्रोडक्टिव से भी कम होती जा रही है, एंड स्टेबल के केस में भी ये ऊपर चल के कम हुई, एंड डिक्लाइनिंग के केस में भी ऊपर चल के कम हुई, यानी ये तीन बॉक्स तो तीनों के अंदर क्या है, सेम सेम से है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रिप्रोडक्टिव एज है जब जो है वो तीनों, दैट इज एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग ग्राफ, तीनों में जो है वो इक्वल चेंज जो है वो देखने को मिलता है। तो इस केस में फिर आपके आंसर लिखे आओगे, दैट इज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फिर इसके बाद जो है आपका एज पिरामिड जो है, देखो इस वाले एज पिरामिड को, यानी जो पहले वाला एज पिरामिड है, इसको हम किस वाले नाम से जान सकते हैं, या तो आप इसे एक्सपेंडिंग बोलो, या फिर आप इसे ट्रायंगुलर बोलो, या फिर आप इसे, देखो मैं जितने भी नाम लिखवा रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पीवाईक्यू में आ चुके हैं, तो आप इस नाम को भी कहीं नोट कर लेना, पिरामिडल बोलो, या फिर आप कहीं ना कहीं इसको डेवलपिंग बोलो, डेवलपिंग कंट्री का ये ग्राफ है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या बोल रहे हो, या फिर एग्जामिनर क्या बोल रहा है। फिर इसके बाद जो आपका स्टेबल है वो कहीं ना कहीं कैसे शेप का हो जाएगा, बेल शेप का हो जाता है, या फिर हम इसे कौन सा शेप कह देते हैं, मैच्योर शेप जो होता है वो भी हम इसे कभी कभी कह देते हैं। एंड साथ में जो बच्चे आपके यहाँ पे डिक्लाइनिंग वाला है, तो डिक्लाइनिंग वाले के केस में अगर मैं बोलूँ तो दैट इज और यू आर एन, हम इसे कह देते हैं यू आर एन स्टेबल, है ना, यू आर एन स्टेबल। या फिर बच्चे आपका मैं यहाँ पे क्या कह दूंगी, दैट इज और स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप भी हम इसे कहीं ना कहीं कह देते हैं, तो दैट इज और स्पिंडल शेप वाला जो होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो आप इस हिसाब से भी जो है बच्चे वो समझ सकते हैं कि मतलब तीनों ग्राफ जो है वो आपके लिए नाम के साथ भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर ये 3 लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो है वो आपकी लाइनें जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम थोड़ी सी पॉपुलेशन की साइज के बारे में और बात करेंगे। अब जो आपका पॉपुलेशन है वो आप लोगों को क्या कहता है, लॉट ऑफ अबाउट द
स्टेटस इन द हैबिटेट इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट। अब जो है वो हम ढूंढना चालू करेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से एक रिजल्ट है, एक आउटकम है आपके कंपटीशन का। यानी कि पहले तो जो आपका सर्वाइवर था उसने क्या करा, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए अच्छा खासा कंपटीशन झेला, और फिर उस कंपटीशन के बाद उसने किस तरीके से अपने पॉपुलेशन का आउटकम दिया। दैट इज वी आर जस्ट रीडिंग इन दिस चैप्टर द impact of predators or the effort of pesticide application. We always evaluate them in terms of any change in population size. The size in natural nature could be as low as 10 हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन हो जाएगा इन भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी ईयर गो टू मिलियंस ऑफ कैलाइडोमोनास इन अ पोड। यानी ये कहते हैं कि अब जो भरतपुर वाली जो जगह थी वहां पे आपने देखा होगा कि भरतपुर में क्या होता है कि जब आपका मतलब मेनली गर्मी का टाइम चल रहा होता है, तो उस गर्मी के टाइम के वक्त जो होती है वो आपकी साइबेरियन क्रेन जो होती है वो कहीं ना कहीं मूव करती है। आई थिंक राजस्थान से वो भरतपुर आती है, कुछ इस तरीके से ही सीन जो है वो आपको देखना पड़ता है। तो ये जो होती है मतलब साइबेरियन जो साइबेरियन बर्ड है वो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वो ऐसे क्यों परफॉर्म कर रही है। दैट इज द इमेज ऑफ योर साइबेरियन वाली जो वो है कि साइबेरियन वाली बर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखो ये वाला बर्ड जो है ये इसके फेदर होते हैं एंड ये कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये हर साल आप ये देखते होंगे कि मेनली अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, मतलब उस पर देखते होंगे बचपन में भी, तो वहां पे भी देखते होंगे कि हर साल बहुत सारी साइबेरियन बर्ड जो है वो माइग्रेट करती है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। फिर साथ में आपका कैलाइडोमोनास है जो कि पोंड में होता है एंड मिलियंस ऑफ कैलाइडोमोनास जो है वो पोंड में होता है। फिर इसके साथ जो है वो हम पॉपुलेशन डेंसिटी पे थोड़ा फोकस करेंगे। ऑल द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं जो है वो अलग अलग टर्म्स में बोलूंगी कि हम जो है वो पॉपुलेशन को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एंड अगर मैंने ये अलग अलग तरीके से आपको बताए तो आप फिर एट लास्ट जो है वो मेरे को बताना कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तो ये कहते हैं कि हम जो है वो पॉपुलेशन को सबसे पहले नंबर के बेसिस पे मतलब डिफाइन करेंगे कि सबसे अच्छा कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसको काउंट कर लो, एंड एक बार काउंट कर लिया तो आपका आंसर निकल आएगा बस। लेकिन ये चीज तो बच्चे आप खुद सोचो, क्या ये चीज बैक्टीरिया पे एप्लीकेबल होगी विदाउट योर माइक्रोस्कोप? यानी कि अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं हुआ तो क्या आपके पास बैक्टीरिया के लिए ये चीज पॉसिबल होगी? नहीं होगी। ऐसे ही जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है दैट इज पैरामीथियम का प्लांट, ये जो छोटे छोटे जो प्लांट है इन सबको भी काउंट करना बिल्कुल क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से ये वाला थ्योरी जो था उतना अच्छा नहीं था। फिर इसके बाद जो है देखो यहाँ तक ये वाली बात जो है वो बिल्कुल यही चलती है कि पैरामीथियम वाले को भी नहीं मतलब होने दिया। फिर हमें बोला इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। यानी कि अब ये कहते हैं इन सब केस के अंदर ही जो परसेंटेज कवर हो जाएगा किससे रिलेटेड, आपके बायोमास से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा एक अच्छा खासा मेजर है किससे रिलेटेड, आपकी पॉपुलेशन साइज से रिलेटेड। Total numbers is more meaningful measures of population size. Total number is again not an easily adoptable measures। यानी कि जितना भी population size है वो कहीं ना कहीं नहीं है, अडॉप्टेबल नहीं है। फिर इसके साथ जो है वो देखो अब ये बायोमास पे टारगेट करते हैं कि चलो बायोमास के हिसाब से ही हम ले लेते हैं। लेकिन बायोमास भी जो होगा वो आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजली अडॉप्टेबल मेजर एंड इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल। देखो काउंटिंग के लिए, नंबर के लिए तो इन्होंने भी सेम रीजन करा है। एंड अब ये कहते हैं समटाइम फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि देखो अगर मान लो आपको ऐसा हो रहा है कि आपको मेनली जो आपका मतलब जो बायोमास के थ्रू बोला था वो भी निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी रिलेटिव डेंसिटी की तो वो सर्व करेगा आपका पर्पज इक्वली। यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होगा वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का फीचर जो होगा वो देख रहा होगा। फिर इन्होंने बोला फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट हो जाएगा पर ट्रैप इज गुड इनफ हो जाएगा, मेजर हो जाएगा टू इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। मतलब आप एक समझ के कह सकते हो कि मतलब किस तरीके से आपको यूज करना है कि एक इंस्टेंस के लिए अगर मैं ये देखूं कि जो आपकी नंबर ऑफ फिशेस थी जो कि पकड़ी गई एक उसके अंदर ट्रैप के अंदर, तो वो चीज एक अच्छी बात थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो कि एक पोंड है, ठीक है, अब उस पोंड के अंदर मैं एक एक फिश को तो गिनने नहीं बैठूंगी कि कौन कौन सी फिश है, कौन कौन सी मतलब आपकी जिसके अंदर लाइफ है, कौन कौन सी जो है वो डेड हो चुके थे, ऐसे काउंट तो नहीं करूंगी। लेकिन हाँ मैं ऐसे कर सकती हूँ कि एक बड़ा सा पोंड है उसको अलग अलग टुकड़े में बांट दो एंड रिलेटिवली यानी
कि रिलेटिव का मतलब ये होता है कि पहले सारे पार्ट में बांट दिए, एंड जब सारे पार्ट में बांट रहे हो तो अगर पहला वाला एक्स है, मतलब पहले वाले के अंदर एक्स फिश है, तो दूसरे वाले के अंदर हो सकती है 3x हो, तीसरे वाले के अंदर 4x हो, तो ऐसे करके जो होगा वो पहले से ही हम कंपैरिजन करके आंसर निकालेंगे, वो उसका मतलब होता है। फिर वो बोला वी आर बेसिकली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट, हम जो है वो कहीं ना कहीं मतलब ऑब्लाइज है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेरित है क्या करने के लिए बच्चे, यहाँ पे आपका एस्टिमेशन करने के लिए। तो आप जो है वो कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि ये चीज जो है वो आपके लिए क्या है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस ये नीड इज दैट कि आपको ये कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से कहीं ना कहीं समझ सकते हो, तो मतलब ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं ये कहती हूँ बच्चे, तो मैं ये कह रही हूँ कि दैट इज आपका मतलब ये चीज आप समझ सकते हो एंड इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। फिर ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो अब हम जो है वो रिलेटिव वाले पे भी नहीं टिके रहेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि हर जगह आपका पानी ही प्रेजेंट होगा या फिर हर जगह आपकी लैंड ही प्रेजेंट होगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर मतलब हम बच्चे एक ऐसा केस ले ले जिसमें आपका मेनली सब चीज मेंशन होता है, दैट इज आपका मतलब हर चीज मेंशन है, दैट इज आपका जो टाइगर है, मतलब टाइगर का होना एंड सब चीज मेंशन है कि टाइगर का मतलब यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि इन्होंने जो टाइगर का सेंसस है, पार्क है, टाइगर वगैरह जो भी है वो सब चीज आपका होना जरूरी है। दैट इज अब इन्होंने बोल दिया कि टाइगर के लिए कि पग मार्क्स होने चाहिए एंड फीकल पैलेट जो है उसके हिसाब से हम मेजर कर रहे होंगे कि पूरा बहुत सारा जंगल है, उसमें अगर ये जानना है कि टाइगर है या फिर नहीं है, तो वो फिर हम क्या मतलब किसके थ्रू जानेंगे कि क्या उस जितने ज्यादा उसके पग मार्क्स होंगे उस हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि पग मार्क्स तो सारे टाइगर के अलग होते हैं, जो छोटा वाला टाइगर उसके अलग होंगे, जो बड़ा वाला टाइगर है उसके अलग होंगे, एंड फीकल पैलेट्स के थ्रू भी जो है ये चीज हम देख सकते हैं। तो आप ये चीज जो है वो अच्छे से क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और ये जान सकते हो कि आप लोगों के लिए ये चीज जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहती हूँ कि दैट इज अगर मैं देखो यहाँ पे अगर आपका ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, दैट इज और पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बच्चे वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होता है, पहली बात पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो किसी भी स्पीसीज का क्या होता है, एक स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक मतलब कि आज एक है कल दो हो जाएगा फिर चार हो जाएगा ऐसे करके छह हो जाएगा, जब भी तो जनरेशन बढ़ेगा, जब भी तो आपका जो अभी पेडिग्री से का आप ट्री पढ़ के आए थे वो चीज आपको यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेगी। दैट इज पेडिग्री का जो ट्री होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो वही चीज ये बोला है कि उसी वाली बात पे उन्होंने कहा है कि आपकी पॉपुलेशन कभी स्टैटिक नहीं होने वाली है। एंड इवन इंडिया में तो ये करना थिंक करना इवन भूल जाओ कि ये यहाँ पे कभी स्टैटिक होगी। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा बदलता जाएगा, टाइम के साथ बदलता जाएगा, फूड अवेलेबिलिटी के साथ बदलता जाएगा, प्रेडेशन प्रेशर इन द सेंस कि अब देखो जो जानवर है, ठीक है, अब मान लो कि एक खरगोश है, तो अब उसको खरगोश को जो है वो कहीं ना कहीं जो आपका खरगोश हुआ, जो आपका रैबिट हुआ, वो यहाँ पे आपका बच्चे क्या हो जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको प्रे और प्रेडेटर में नहीं पता रहता है। तो ये आपका प्रे हो गया एंड प्रेडेटर जो हो गया वो मान लो आपका टाइगर है, यानी खाने वाला कौन है, आपका टाइगर है। तो ये आपके इस टाइगर पे भी तो डिपेंड करेगा ना कि वो अगर रैबिट को खा रहा है ना, रैबिट को ये खाएगा तो प्रेडेशन क्या लगाएगा, इस पे प्रेशर लगाएगा एंड एडवर्स वेदर भी है। इनफैक्ट इट इज द दीज चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव अस सम आइडिया, यानी ऐसे चेंजेस की वजह से ही हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया मिलता है कि किस तरीके से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, तो ये फ्लोरिश हो रही है या फिर डिक्लाइन हो रही है, तब हमें जा करके पता चलेगा। अब इसके कुछ फैक्टर है, जैसे कि आपका नेटेलिटी हो गया। नेटेलिटी का मतलब ये होता है, देखो एन से याद कर सकते हो, देखो एन फॉर नेटेलिटी एंड एन फॉर योर न्यू बॉर्न, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो आप न्यू बॉर्न से याद कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो है वो आपके नेटेलिटी और मोटेलिटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो नेटेलिटी इज जस्ट योर एन फॉर नेटेलिटी एंड एन फॉर न्यू बॉर्न, नंबर ऑफ बर्थ जो कि हो रहा है एक पीरियड के अंदर इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड इन इनिशियल डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ बर्थ जो कि एक टाइम के अंदर हो रहा है, और वो जो बर्थ है, मान लो कुछ भी बर्थ होगा तो वो जितनी भी आपकी पॉपुलेशन की शुरुआत वाली डेंसिटी थी उसमें तो कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है। एंड साथ में ऐसे ही जो मोडालिटी होता है वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ डेथ जो होगा पॉपुलेशन का एक ही पीरियड के अंदर, मतलब क्या देखने को मिलेगा, दैट इज योर मोडालिटी। एंड व्हाट अबाउट योर ई मतलब आई माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। आई माइग्रेशन मतलब इनसाइड, ऐसे करके याद कर लो, आई का मतलब क्या हो गया, इनसाइड हो गया। इनसाइड हो गया तो मतलब जब
इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, यानी कि जो कहीं बाहर से पूरा मान लो कि कहीं से भी बाहर से घूम के आए, लेकिन एट लास्ट जो है वो अपने स्टेट में, अपनी जहाँ पे वो पहले स्टार्टिंग से बहुत दिनों से रह रहे थे वहां पे आ गए, तो दैट इज और इमाइग्रेशन की माइग्रेट करके वो अपने ही जगह पे इनसाइड होकर के आ गए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हो जाएगा इन कंसिडरेशन। एंड ई माइग्रेशन जो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा आई माइग्रेशन के। अब जितने भी लोग जहाँ पे रहते थे उसको छोड़ करके कहीं और चले गए, हो सकता है वो विदेश चले गए, कहीं चले गए, यही चीज लिखा है। अब ये जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये डायग्राम आपको सिंपली ये कहता है, सिंपली वेरी सिंपल, अब ये कहता है कि दैट इज आपका जो था वो यहाँ पे क्या ले रखा था मैंने, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ले रखा था। और पॉपुलेशन डेंसिटी में से अगर मान लो कुछ डेंसिटी कम हो गई, यानी कोई से पीपल कम हो गए, तो कम वाले को क्या कहूंगी मैं, मोर्टेलिटी कह दूंगी। एंड कुछ पीपल जो है वो एड ऑन हो गए, तो उसको क्या कह देती हूँ मैं यहाँ पे, नेटेलिटी कह देती हूँ। साथ में अगर ऐसे ही कुछ पर्सन मतलब कोई पीपल जो थे वो अपनी जगह पे, अपनी जन्मभूमि पे, अपना जहाँ पे वो नॉर्मली रहते थे वहां पे वापस आ गए, तो दैट इज योर माइग्रेशन। एरो का सिंबल देखो कि पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है, लेकिन अपनी पॉपुलेशन से जहाँ पे वो भी वो रहते थे वहां से निकल गए, तो दैट इज और ई माइग्रेशन। एंड इसी पे जो है वो बच्चे आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव होता है, दैट इज और एन टी प्लस में वन इज इक्वल टू एन टी प्लस में बी, मतलब बी प्लस में आई है एंड डी माइनस में ई है। यहाँ पे जो मतलब एन टी प्लस में वन है, वो जो वर्ड है वो आपको कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो कुछ टाइम के बाद कितनी होगी। एंड ये जो टाइम टी है ना, ये ध्यान रखना कि जब आपका मतलब जो नॉर्मली बर्थ हुआ, मतलब जिसका भी बर्थ हुआ, तो वो वाला टाइम था। एंड ये जो एन टी प्लस में वन है, ये वो वाला टाइम है जब हम इसे कैलकुलेट करें, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। बी इज योर बर्थ रेट, आई इज योर आई माइग्रेशन, डी इज डेथ एंड ई माइग्रेशन। अब आपको पता है कि डी और ई जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर है आपकी पॉपुलेशन के लिए, नेगेटिव फैक्टर इन द सेंस यानी डेथ भी आपके जो पॉपुलेशन का नंबर है उसको घटाएगी, ई माइग्रेशन जो है वो भी आपकी पॉपुलेशन के नंबर को घटाएगी। तो जो चीज आपको घटा रही है, इतना घटा रही है, तो उस चीज को ही घटा दो, घटा दोगे तो इन द सेंस आपका आंसर जो होगा वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाएगा इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी लाइन कभी कभार पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से दो फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। द अदर इंस्टेंस फॉर अ न्यू हैबिटेट, द अदर इंस्टेंट एज्यूमिंग द इंपॉर्टेंस ओनली अंडर द स्पेशल कंडीशन, यानी कि हम जो भी सोच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं किसके थ्रू, स्पेशल कंडीशन के थ्रू। अब अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ग्रोथ मॉडल है। अब ग्रोथ मॉडल्स क्या कहता है, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, अब आपके दो तरीके के ग्रोथ होंगे, एक तो होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, एंड एक और जो होता है वो दूसरे तरीके का ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वो अचानक से ही ऐसे वाला ग्राफ बन जाता है, एक तो ये वाला तो एक्सपोनेंशियल हो गया। एंड जो एस शेप का ग्रोथ होता है इसको हम कौन सा कर्व कह देते हैं, दैट इज सिग्मोइड कर्व, ठीक है। सिग्मोइड मतलब कि एस शेप ये बना रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कह दूंगी, सिग्मोइड कह दूंगी। और दोनों जो है वो कहीं ना कहीं आपका रिसोर्स जो है वो किस पे डिपेंड है, मतलब खाने और छत के ऊपर डिपेंड है। अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली एसेंशियल हो जाएगा, बट ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल हम सिर्फ मानते हैं, हमारे पास मेनली सिग्मोइड वाला ही रिसोर्सेज जो होता है वो अवेलेबल होता है। अनइम्पेंडेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, अनइम्पेंडेड मतलब कि अनलिमिटेड, ठीक है। अनइम्पेंडेड का मतलब हो गया आपका बच्चे यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा ऑफ द population when the resources in the habitat are unlimited. Each species have the ability to release fully to initiate its innate potential हो जाएगा to grow in the number, ताकि वो अपने नंबर को क्या कर सके, मतलब अपने नंबर में ही ग्रो हो सके, बढ़ा सके। फिर ये है, अब देखो डार्विन जो है वो यहाँ पे भी आ गया। अब डार्विन क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग तरीके की थ्योरी को जो कि बेस्ड आपके किसके ऊपर, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। देन द पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। इस तरीके से जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो ग्रो होती है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक फैशन के अंदर। एंड पॉपुलेशन का साइज जो है वो हम किससे मेजर कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, कैपिटल एन के थ्रू मेजर करेंगे। द बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर्स, बट जो आपका बर्थ रेट होता है, मैं पूरे बर्थ रेट की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक मतलब एक साल के अंदर जो बर्थ था उसकी बात कर रही हूँ, आर रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड दैट रेट अगेन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, then the increase or decrease in and during unit time period t, then dn by dt will be। अब ये इन्होंने बोला है, मतलब इस चीज को इस वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके कहते हैं कि dn by dt जो होता है वो b माइनस में d हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एंड b माइनस में d जो है वो कहीं ना कहीं बर्थ रेट और डेथ रेट का दोनों का डिफरेंस लेकर के जितना जो आपका एक्चुअल वो होगा वो बच रहा होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हो, दैट इज b माइनस
में डी जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि डी एन बाई डी टी जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, एन हो जाता है। फिर इन्होंने बोला है कि जो आपका आर है ना बच्चे, यहाँ पे वो आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपका आर का जो वैल्यू है उसको हम क्या कह देते हैं, तो आर के वैल्यू को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज अंडर अनलिमिटेड कंडीशन। यानी कि इंट्रिंसिक रेट कब जनरेट हो रहा होता है, आपका अंडर अनलिमिटेड कंडीशन में। और ये जो मतलब जो ये ग्राफ हम बना रहे हैं एक्सपोनेंशियल, वो किसके लिए बना रहे हैं, तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर वाले पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। ये जो आपकी जो परफेक्टली वैल्यू है दैट इज आपका नॉर्वे रेड जो है वो कहीं ना कहीं उसमें जो छोटा वाला आ रहा है उसकी वैल्यू 0.015 होगी, फ्लोर बीटल जो है उसमें 0.12 होगी। एंड सिमिलरली ऐसे करके ही आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपके बच्चे यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन है तो ह्यूमन पॉपुलेशन के केस में कितना होने वाला है, 0.0205 भी होने वाला है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे मूव करती हूँ, तो जब मैं बच्चे आगे मूव करती हूँ तो यहाँ पे देखूंगी कि जो आपका ऊपर वाला इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्राइब कर रहा है एक्सपोनेंशियल, या फिर अब देखो ध्यान रखो कि एक्सपोनेंशियल को और हम किस नाम से कह देते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न, या फिर पॉपुलेशन के नाम से भी उसको बुला सकते हैं। और साथ में अब जो दूसरा ग्राफ होता है जो कि मैंने आपका क्या कहा था, या तो आपका जे शेप होगा, या फिर मतलब देखो जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो जे शेप होता है। ये वाला जो ग्राफ यहाँ पे बनाया था मैंने एक्सपोनेंशियल वाला, ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा था, ये वाला जो एक्सपोनेंशियल होता है वो जे शेप ग्राफ होता है। एंड जो आपका दूसरा ग्राफ होता है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, सिग्मॉइड ग्राफ। आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि दैट इज एन टी है, एन नॉट है, एंड आर ई है, पॉपुलेशन एट डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। कुछ टाइम टी के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी वो चीज है आपका एन टी, एंड एन नॉट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब आपका टाइम जो है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। फिर इसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। एंड ई जो है वो आपका क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्विन ने मतलब और क्या क्या करा वो चीज लिखा हुआ है, एनी स्पीशीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर द अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच द इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन द शॉर्ट टाइम। इनका ये कहना था कि अगर मान लो कि मेरे पास ढेर सारे रिसोर्सेज है, ढेर सारा खाना अवेलेबल है, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो भी बहुत थोड़े टाइम के अंदर जो होगी वो बढ़ जाएगी। यानी डार्विन का तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डार्विन का मेन कंसेप्ट किस पे बेस्ड था, फिटनेस फिटनेस फिटनेस, और फिटनेस भी कौन सी वाली, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो यही चीज लिखते हैं कि डार्विन जो है वो शो करते थे इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट हो जाएगा, जो धीरे धीरे ग्रो करता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब आपने बहुत सारे चीज प्रोड्यूस कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ये मतलब करते थे। फिर उन्होंने बोला था फॉलोइंग इज एन एंटीकोड हो जाएगा, पॉपुलरली नरेटेड हो जाएगा टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप योर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। फिर अब इन्होंने बोला कि आपका ए पॉइंट है, आपका बी पॉइंट है, एंड आपका जो है वो के पॉइंट है। अब ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, साथ साफ साफ पता चल रहा है व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग यानी अनलिमिटेड है, तो इस केस में आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एंड व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग यानी कि बच्चे जब आपका रिस्पॉन्सेज जो है वही लिमिटिंग है, तो उसको हम क्या कह देंगे यहाँ पे, आपका लॉजिस्टिक कह देंगे, तो समझ जाएंगे। तो फिर इसके आगे जो है वो बता मतलब ये जो आगे वाला लिखा हुआ है कि अब कैसे लोगे कि व्हेन रिस्पॉन्स, यानी कि जब आपका रिस्पॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है बच्चे, लिमिटिंग होता है। जब आपका रिस्पॉन्स जो होगा वो लिमिटिंग होगा तो आप उस हिसाब से समझ सकते हो कि आपके लिए ये चीज जो होगी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर ये आप समझ सकते हो कि जब आपका रिस्पॉन्स जो होता है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, लिमिटिंग होगा, तब आपका ग्राफ जो होगा कौन सा वाला बन रहा होगा, लॉग वाला बन रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया भी है। फिर इसके साथ जो है मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी तो आपका के जो होता है, अब देखो जब हम ये सिग्मॉइड वाला कर्व पढ़ेंगे तो उसमें हम के वाले को देखेंगे। के जो होता है आपकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब जो ये स्टोरी है, मैं स्टोरी आपको बिन पढ़े ही बता देती हूँ कि ये स्टोरी जो है वो आपकी क्या कह रही है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। एक्चुअली लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। अब देखो जो आपके किंग है और जो मिनिस्टर है, किंग और मिनिस्टर की कहानी कुछ ऐसे होती है कि दोनों में शर्त लगती है। ये शर्त लगती है कि आपका जो नॉर्मली चेस बोर्ड होता है, चेस बोर्ड पे अब किंग कहता है कि जो भी मिनिस्टर कहोगे वो मैं करके दिखा दूंगा, मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं जो तुम कहोगे वही करके दिखा दूंगा। तो ये चीज वो कहता है, किंग चैलेंज करता है मिनिस्टर को, तो मिनिस्टर कहता है कि जो कहूंगा क्या करके दिखा दोगे, तो किंग कहता है हाँ करके दिखा दूंगा। तो जो मिनिस्टर होता है वो क्या कहता है कि आप एक चेस बोर्ड ले लो, एंड चेस बोर्ड में ऐसे करो कि अगर आपका
आपका पहला बॉक्स है तो उसके अंदर एक जो गेहूं का दाना होता है वो रखो, एंड जो दूसरा बॉक्स है फिर उसके अंदर फिर बढ़ाओ, फिर तीसरा बॉक्स है इस तरीके से बढ़ाओ, फिर ऐसे ऐसे करके आप हर बॉक्स में जो है वो बढ़ाते जाओ एंड फिर आप गेहूं का दाना रखते जाओ। तो फिर किंग जो है वो कहीं ना कहीं, तब भी किंग कहता है कि नहीं मैं ये तो कर लूंगा, लेकिन फिर बाद में जब वो पूरा चेस बोर्ड भरने पे आता है तब उसे पता चलता है कि ये उससे पॉसिबल नहीं होगा। और जब बच्चे पॉसिबल ही नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा, तो इस तरीके से जो है वो आपका मिनिस्टर जो है वो एट लास्ट आपका जीत जाता है। तो यही स्टोरी है सिंपली। तो अब देखो आपका जो मिनिस्टर था, मिनिस्टर ने जो भी मतलब बेट लगाई थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन फिर भी एक सिंगल ग्रेन जो होता है वो पहले स्क्वायर में प्रोसीड टू फिल द अदर स्क्वायर फॉलोइंग द मिनिस्टर सजेस्टेड प्रोसीजर, बट बाय द टाइम इज कवर्ड हाफ ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंटायर किंगडम पुल्ड टुगेदर वुड स्टिल बी inadequate टू कवर ऑल द 64 स्क्वायर। यानी कि अभी भी उसके पास उतना गेहूं नहीं बचा कि वो सारे के सारे 64 स्क्वायर को भर सके। नाउ थिंक ऑफ टिनी पैरामीशियम स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल एंड थ्रू बाइनरी fission doubling in number every day, and imagine what a mind of baggling population size it would reach in 64 days provided food and space remain unlimited। यानी कि अब ये बोला है कि 64 दिन के अंदर अब हमें जो जो चेंज देखने को मिलेंगे अब हम वो थोड़ा सा देख रहे होंगे। दैट इज आपका फूड हो गया, स्पेस हो गया, ये कहीं ना कहीं कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो। फिर अगला जो है वो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ है, एल फॉर लॉजिस्टिक, एन फॉर लिमिटेड। अब आएगा सिग्मॉइड कर्व। अब सिग्मॉइड कर्व में कुछ भी ज्यादा नहीं है। देखो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो आपका रियल लाइफ ग्रोथ होता है, यानी कि जो आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है ना अभी के टाइम पे, वो है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो हम जस्ट मान लेते हैं। ऐसे खुद सोचो कि कभी आपका जो रिसोर्सेज होगा कभी आपके लिए अनलिमिटेड हो सकता है, वो तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर हो जाए तो ऐसे ऐसे चेंजेस हो, लेकिन आपका जो रियल जो चीज होती है वो लॉजिस्टिक यही होती है। अभी इसमें एक लाइन भी आएगी कि रियल वाला जो है वो लॉजिस्टिक ही होता है। फिर हम बोले इन नेचर हो जाएगा हैज इट डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस लीड टू द कंपटीशन। अब देखो जब भी बच्चे की दो ऑर्गेनिज्म में यानी प्रेडेटर और प्रे में अगर कंपटीशन हो रहा है कि मैं जीतूंगा, मैं इस खाने को खाऊंगा, तो उस केस में हमारा जो होता है वो लॉजिस्टिक वाला लगेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज है इसलिए वो कंपटीशन हो रहा है। लेकिन इवेंचुअली द फिटेस्ट, यानी कि अगर मान लो कि दो जने के बीच में लड़ाई हो रही थी एंड बहुत जल्दी क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा फिट था वो कहीं ना कहीं क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा एंड रिप्रोड्यूस भी कर पाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैज आल्सो रिड्यूस द फैक्ट इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट विद अ व्यू लिमिट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारी जगह तो ऐसा भी हुआ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो वहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक लिमिट लगा दिया कि जैसे कि एक बच्चे से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे लिमिट लगा सकते हैं जैसे कि इवन चाइना में भी लगाया गया था। तो इस तरीके से जो है वो हम अपनी पॉपुलेशन को एक लिमिट वे में बढ़ा सकते हैं। फिर इन्होंने बोला गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स। यानी कि जो आपका जो भी हैबिटेट है, जो भी आपका सराउंडिंग्स है, उसके पास इतना मतलब इतने सारे रिसोर्सेज है जिसकी वजह से सपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा आपके पॉसिबल नंबर को। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो एंड बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। इसके बाद तो बच्चे वो कोई सी ग्रोथ जो है वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो हम कहीं ना कहीं कॉल करेंगे आपका नेचर्स की कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, देखो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो नॉर्मली हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक कार ले लो, एक गाड़ी लोगे। अब देखो गाड़ी जो है वो आप 4 सीटर वाली ले रहे हो, ये नहीं कि आप 6 सीटर वाली ले रहे हो। तो आप गाड़ी जो है वो 4 सीटर वाली ले रहे हो। 4 सीटर वाली गाड़ी में अब आपको क्या होता है कि आपको पता है कि आपके पास कितनी सीट है, 4 सीट होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 सीट होगी कि पीछे वाले में 3 का भी पेयर रहता है तो 5 सीट होगी ज्यादा से ज्यादा। तो इस केस में क्या हुआ कि आपके पीछे वाले में क्या हुआ, 5 सीट हुई, टोटल 5 सीट हुई। तो ये जो टोटल मतलब जितना अवेलेबल है आपके कार के अंदर कितना है, 5 है। अब अगर 6th वाला पर्सन जो है, बड़ा वाला पर्सन अगर आ गया तो आप नहीं बैठा पाओगे। तो दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। वही है कि नेचर के पास कितनी कैपेसिटी है आपकी नीड को पूरा करने के लिए, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, हैबिटेट हो गया विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि शो करेगा आपके किसको, बच्चे यहाँ पे जो भी आपका लैग फेज हो जाता है उसको फेज ऑफ एक्सलेशन एंड डी एक्सलेशन एंड फाइनली एंड एसिम्प्टोटिक फेज। अभी देखो पहले एक्सलेशन बोला, फिर इन्होंने डी एक्सलेशन बोला एंड फिर ये क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट फेज। यानी कि देखो यहाँ पे जो ये वाला फेज है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला फेज होगा बच्चे, वो आपका कौन सा फेज हो जाएगा, दैट इज आपका जो होता है जैसे इन्होंने मेंशन करा था कि पहले एक्सलेशन है एंड देन डी एक्सलेशन है एंड फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट। तो आपका यहाँ से यहाँ तक जो मैंने मेंशन करा है दैट इज और एक्सलेशन वाला फेज। फिर क्या होता है कि आपका जो नॉर्मली डी एक्सलेशन वाला फेज है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ रहा है दैट इज और डी एक्सलेशन वाला फेज। एंड डी एक्सलेशन के बाद जो आपका लास्ट वाला फेज आता है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो वो वाला कौन सा फेज हो जाएगा, एसिम्प्टोट फेज। आप इस हिसाब से भी जो है उसको समझ सकते हो। एंड इसका
इक्वेशन जो आपका एक्सपोनेंशियल था वो अलग है, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन हो जाएगा, एंड dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे, एन हो जाएगा। तो इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो मतलब ये समझ के कह सकती हूँ कि किस तरीके से आप इसे यूज कर रहे होगे। तो अब ये देखो ये वाली चीज आई थिंक समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ दे रखा है यहाँ पे, वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अब इन्होंने बोला है कि कैरिंग कैपेसिटी, तो आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि मैक्सिमम कितना नेचर के पास है कि वो दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। अब उसमें क्या होता है कि मतलब जो आपका ये नॉर्मली ये वाला ग्राफ होता है, इस ग्राफ को जो लॉगरिथमिक ग्राफ है उसको हम ये वाला ग्राफ भी बोल देते हैं वर्ल्ड होस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब जो आपका देखो पिछले वाले में हमने पढ़ा था जो आपका एक्सपोनेंशियल था, तो उसमें dn बाई dt था एंड rn था। तो ये तो आपके लिए किसके था, एक्सपोनेंशियल वाले के लिए था। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके इस वाले के लिए, तो इस वाले का ग्राफ क्या होगा, dn बाई dt इज इक्वल टू स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा, के माइनस में एन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चे क्या हो जाता है, के हो जाता है। आप इस हिसाब से भी देख सकते हो। एंड व्हाट इज योर एन हेयर, एन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, टाइम टी है, एंड स्मॉल आर जो है वो इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड के इज योर कैरिंग कैपेसिटी। और फटाफट से जो है वो हम हिस्ट्री वेरिएशन जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हिस्ट्री वेरिएशन आपको अगेन पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेन यहाँ से इसका जो पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस हो जाएगा। यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि पूरी जिंदगी में ही सिर्फ एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो इसमें बच्चे आपका क्या होगा, बैम्बू। देखो बैम्बू का तो बहुत सारे बच्चे जो होगा उनको पता होगा कि बैम्बू जो होता है वो पूरे साल में एक ही बार जो होता है वो अपना फूल प्रोड्यूस करता है, अपना ब्रीड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो ब्रीड ही एक ही बार होता है। तो दैट इज आपका एक तो पैसिफिक सालमन फिश, एंड दूसरी जो है वो बैम्बू है। जबकि ऐसे भी है कि जो पूरे साल में जो होता है बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जितने बार हो सके उतने बार रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज और बर्ड्स और मैमल्स। ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बार रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड सम रिप्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, यानी कुछ जो होते हैं वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा, वैसे समझ लो कि कुछ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज्यादा नंबर में आपके स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। आप हमेशा देखते होगे कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे आपकी स्पीशीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो ऑफस्प्रिंग का साइज होगा उनके केस में क्या होने वाला है, छोटा सा होने वाला है। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है जिस ऑर्गेनिज्म की, उसका साइज तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बच्चे, छोटा ही होगा। तो और उस वाले में क्या होगा, छोटे छोटे साइज वाले में क्या क्या यहाँ पे लिखा है, ऑयस्टर लिखा है, पेलेजिक फिशेज लिखा है। अब फिर अगली लाइन में लिखते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कम नंबर में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऑर्गेनिज्म का भी साइज, उनके जो भी मतलब वो होता है वो उनका भी साइज क्या होने वाला है, वो कहीं ना कहीं साइज में बड़े होंगे। तो इसमें भी फिर आपका क्या आ जाता है एग्जाम्पल में बर्ड्स और मैमल्स। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं ये वाला पैराग्राफ और जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है हम देखो ये वाला जो इंटरेक्शन है वो एक बार आप ये थ्योरी देख लेना, लेकिन ये वाला इंटरेक्शन हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इंटर स्पेसिफिक वाले से। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं अराइज होगा किसके थ्रू, आपका बेनिफिशियल है, डेट्रीमेंटल है, एंड न्यूट्रल भी है। तो आपका जो है वो बेनिफिशियल मतलब जो न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल का मतलब ये तो है ना तो हम हार्म करेंगे आप लोगों को, ना ही आपको बेनिफिट भी नहीं करेंगे। ऐसा भी समझ लो कि अगर हार्म भी नहीं कर रहे तो बेटे मतलब वो भी हम कवर नहीं कर सकते। तो नाइदर हार्म है एंड नॉट बेनिफिट। तो ये चीज ना तो हार्म कर रही होगी न्यूट्रल को, ना कि बेनिफिट कर रही होगी। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देखूँ तो उसको मैं क्या कह रही थी, आपका बेनिफिशियल वाला इंटरेक्शन कह रही थी। और अगर इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देखूँ तो इस वाले को मैं क्या कह दूंगी, दैट इज डेट्रीमेंटल जो होता है वो कह देती हूँ। अब जो डेट्रीमेंटल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि डेट्रीमेंटल जो होता है वो जीरो मतलब एंड जीरो फॉर न्यूट्रल, मतलब नेगेटिव साइन इज फॉर डेट्रीमेंटल एंड जीरो फॉर न्यूट्रल। बस ये ध्यान रखना कि डेट्रीमेंटल के साइन को आप न्यूट्रल के साथ बिल्कुल भी रिप्लेस ना कर रहे हो। अब देखो इस वाले ग्राफ में जो है वो आपको सिंपली क्या बोला हुआ है कि जो आपका अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस वाले को हम क्या कह देते हैं बच्चे, यहाँ पे आपका म्यूचुअलिज्म कह देंगे। एंड फिर अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, तो इस वाले को हम क्या कह देते हैं, कॉम्पिटिशन कह देते हैं। अभी डिटेल में हम सबको एक एक करके जानेंगे। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, then it is your predation, and again positive और negative है, then it is your that is your पैरासिटिज्म हो जाएगा, पैरासिटिज्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, दैट इज पॉजिटिव है और जीरो है, तो इस वाले को क्या कह रही थी मैं यहाँ पे कॉमन सेलिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं कह रही थी कि दैट इज इट इज योर कॉमन सेलिज्म। फिर अगला है एक नेगेटिव है
एंड दूसरा जो है वो जीरो है, तो उस वाले को मैं यहाँ पे क्या कह दूंगी, दैट इज और एमेंसेलिज्म के नाम से भी जान सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर जो है वो यहाँ पे मेंटेन है। तो चलो सबसे पहले जो है वो म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं। तो म्यूचुअलिज्म जो है वो बाकी चीजों से किस तरीके से अलग है कि म्यूचुअलिज्म में आपके दोनों ही स्पीशीज जो होती है, यानी प्रेडेटर जो है वो भी और साथ में जो प्रे है वो भी, उन दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा होता है। तो ये जो है प्रोसेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये कहते हैं यहाँ पे कि जो आपका म्यूचुअलिज्म होगा वो मतलब किस तरीके से डिटरमाइन कर रहा होगा। तो अब देखो आई थिंक इन्होंने पहले किस चीज को बताया है, इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेटर वन स्पीशीज इज दिस एंड इनर्ट एंड इज डेट्रीमेंटल टू अदर, अदर हो जाएगा। होशा भी थोड़ा से फीचर्स बताए थे, जैसे मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो यहाँ पे बताया, ये वही चीज जो है वो नीचे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर अब जो है वो हम सबसे पहले जो है बच्चे वो प्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेडेशन जो है, प्रेडेशन में दो चीजें होती है, एक होता है आपका प्रेडेटर एंड एक जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, प्रे हो जाता है। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो, जो आपका प्रेडेटर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो शिकारी है यानी कि जो शिकार करने के लिए आया है वो, और द ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जो आया है क्या करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करने के लिए आया है। एंड प्रे जो होता है, जिस ऑर्गेनिज्म पे हम शिकार कर रहे हैं वो वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसा हो जाएगा, प्रे वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ये बन जाएगा। जिस हिसाब से आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा वॉश मतलब, फिर इसके साथ जो होगा वो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेडेटर और प्रे आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो है वो प्रेडेटर प्रे से हम थोड़ा सा और मूव करेंगे। यू कैन थिंक ऑफ प्रेडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल्स हो जाएगा द एनर्जी फिक्स बाय द प्लांट। अब इन्होंने बोला है कि प्रेडेटर की मदद से हम कभी भी जो आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल जो होता है वहां तक पहुंच सकते हैं। क्यों प्रेडेटर की मदद से, क्यों इसलिए क्योंकि देखो जो प्रे था, प्रे को एक प्रेडेटर ने खाया, फिर जो प्रेडेटर है उसका भी तो कोई मतलब, वो भी तो कभी ना कभी आपका जो प्रेडेटर है वो भी तो कभी ना कभी प्रे की तरह एक्ट करेगा। एंड अगर वो उसको खा रहा है तो फिर आप बताओ कि जावा का मतलब आप जो है उसे किस तरीके से कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि जो आपका यहाँ पे है, फिर ऐसे ही इन्होंने एग्जाम्पल वगैरह दिया है। व्हेन वी थिंक, जब हम ये सोचते हैं प्रेडेटर एंड प्रे, तो हमारे दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, टाइगर और डियर का ही केस बनता है। रियली व्हाट कम आउट टू आवर माइंड हो जाएगा। बट जब स्पैरो जो होती है वो कहीं ना कहीं खा रही होती है सीड को, वो भी बिना किसी मतलब बिना किसी, स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस देन सेपरेटली, मतलब वो भी कहीं ना कहीं किसी की तरह खा रही होती है, प्रीडेटली ही खा रही होती है। जब प्रीडेटली खाई तो उस हिसाब से भी आप जो है इसे देख सकते हो। ऑल द एनिमल जो है वो कहीं ना कहीं जो कि ईट करेंगे आपके प्लांट्स को, कैटेगराइज हर्बीवोर्स है, ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है एंड अलग अलग तरीके के प्रेडेटर्स है। तो प्रेडेटर्स का एक काम ये भी होता है कि ये अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, एनर्जी को मतलब ट्रांसफर करते हैं। तो अब ये इन्होंने बोला कि लेवल्स प्रेडेटर्स प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल्स, बाकी के इंपॉर्टेंट रोल भी है। ये कहीं ना कहीं आपकी प्रे की जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल में रखेगी। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली देखो, अगर वो किसी भी प्रे को खा रहे हैं तो इस वजह से तो यही हुआ कि ना आपकी पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल होगी। तो ये एक अच्छी बात है आपके प्रिडेशन की। व्हेन सर्टेन, अब देखो अब कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीशीज जो है वो अगर हम इंट्रोड्यूस करवा दें किसके अंदर, पानी के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो है उसके अंदर अगर इंट्रोड्यूस करवा दे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनवेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट हो जाएगा। बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर। यानी कि ये कहता है कि अगर मैं बात करूं, दैट इज इनवेसिव हो जाएगा एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, मतलब फास्ट। ये जो होता है, अब ऐसा होता है कि ये वाला जो प्रोसेस होता है, देखो हमने क्या करा कि एक जियोग्राफिकल एरिया था, वहां पे एक नई स्पीशीज जो है कहीं से ला करके वहां पे लगा दिया। अब क्या होगा कि वो जो मतलब नई स्पीशीज है वो धीरे धीरे करके बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और ये एग्जाम्पल जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, आपको प्रिकली पियर कैक्टस में देखने को मिल जाता है, जो कि हमने कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस करा था। तो आप इस हिसाब से भी जो है वो उसे समझ सकते हो। एंड फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस हो जाएगा वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर द कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर। एंड उस दिन के बाद जो होता है वो कैक्टस कब लाई, जब उसका जो मतलब था उसका, जब वो चला गया। फिर इन्होंने बोला है कि फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी। जितने भी इन्होंने मेंशन करे कि ये सारे जो होता है वो प्रीडेटर को मदद करते हैं क्या करने के लिए, प्रे की पॉपुलेशन को एक कंट्रोल वे में रखने के लिए। फिर ये कहते हैं कि प्रेडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। यानी प्रेडेटर जो है वो एक तो प्रे की मदद तो कर ही रहा है पॉपुलेशन में, एक दूसरी और डाइवर्सिटी भुला रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ खा रही है शायद। फिर इसके हिसाब से जो है वो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं दैट इज
कि मतलब किस तरीके से आप करोगे। तो चलो अब जो है वो हम सबसे पहले आपका अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जो है द स्टारफिश पाइस्टर जो है वो उसकी शक्ल देख लेते हैं कि ये स्टारफिश पाइस्टर जो है वो किस तरीके से दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट स्टारफिश पाइस्टर, स्टारफिश पाइस्टर, स्टारफिश पाइस्टर, PIASTER, ठीक है। तो अब स्टारफिश पाइस्टर देखो ये कितना अच्छा लगता है स्टारफिश पाइस्टर। तो इस तरीके से जो है वो आपको स्टारफिश पाइस्टर जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो नॉर्मली स्टारफिश भी ऐसे ही होता है, कुछ ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं आपका, मतलब देख रहे होगे कि आपका स्टारफिश पाइस्टर जो होता है वो इस तरीके से दिखता है। लेकिन अब जो इसका कलर है वही बता रहा है कि ये वाली जो चीज है वो कितनी ज्यादा जहरीली हो सकती है, ये इसके कलर से ही पता चल रहा है। तो अब इन्होंने बोला कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पाइस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रेडेटर, ये भी एक तरीके की प्रेडेटर ही थी। अब हमने क्या करा कि ये जो प्रेडेटर थी ना स्टारफिश पाइस्टर, इसको एक लैंड पे मतलब हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब उस लैंड पे जो मेनली स्पीशीज रहती थी तो 10 स्पीशीज जो थी वो इनवर्टिब्रेट्स की कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। एक स्टारफिश पाइस्टर आने की वजह से, वो भी किसके अंदर, एक ही साल के अंदर जो है ये चीज जो है वो हमने ऑब्जर्व करा। फिर इसके साथ ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इसमें भी आपको कौन सा कॉम्पिटिशन लग रहा है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होगा वो लगेगा। फिर ये कहता है इफ अ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, यानी कि अगर मान लो कि आपका प्रेडेटर जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है तो वो कहीं ना कहीं आपके जो प्रे है उसके पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से यूज कर रहा होगा, मतलब उतना ही यूज कर रहा होगा जितना कि उसको रिक्वायरमेंट है। प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रेडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, यानी कि अगर मान लो प्रेडेटर ने ये सोचेगा कि मेरे पास अगर जंगल में 10 जानवर है तो मैं दसों के दसों जानवर को 2 दिन में खत्म कर दूंगा। तो 2 दिन में खत्म तो कर देगा, लेकिन 2 दिन में खत्म करने के बाद जो मेन नुकसान होगा वो उसी का होगा कि उसी को क्या लग रही होगी, भूख लग रही होगी। तो इस हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो ये वाली चीज जो होती है वो आप लोगों के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर इन्होंने बोला कि जो प्रे की स्पीशीज है जो कि हम इवॉल्व करेंगे क्या वेरियस डिफेंसेस हो जाएगा, अलग अलग डिफेंस के लिए, इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशंस के लिए, इंसेक्ट्स एंड फ्रॉक्स के लिए। फिर इन्होंने बोला क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लैग्ड हो जाएगा, टू बीइंग डिटेक्टेड इजिली हो जाएगा, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिटेक्टेड हो ताकि आसानी से देख सके। फिर इन्होंने बोला है कैमोफ्लैग हो जाएगा, क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाएगा। कैमोफ्लैग वाले में क्या होता है कि क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाता है, मतलब कोई कोई जानवर तो ऐसे करते हैं प्रोटेक्शन के लिए अपना कलर ही बदल लेते हैं, जिस तरीके की स्टेम होती है बिल्कुल उसी तरीके का जो होता है वो अपना कलर बना लेते हैं। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो। सम आर पॉइजनस, यानी कुछ जो होते हैं वो आपके पॉइजनस भी होते हैं एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स, यानी कि देखो कोई कोई तो पहले पॉइजनस है और जब वो पॉइजनस है तो प्रीडेटर क्यों खाएगा, प्रीडेटर क्या ये सोच के खाएगा क्या कि मेरे को कोई नुकसान नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। प्रीडेटर ऐसा सोच के नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल किसका दिया, दैट इज अ मोनार्क बटरफ्लाई। तो मोनार्क बटरफ्लाई का जो है वो यहाँ पे क्या दे रहे होते हैं, एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। तो आई थिंक मोनार्क बटरफ्लाई का केस आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो जब एकदम छोटी सी होती है ना तभी से वो अपने अंदर जो होता है जो भी जहरीला मतलब चीज होता है वो कहीं ना कहीं खा रही होती है, जब वो अपने अंदर पहले से ही अपना थोड़ा सा जहर इंसर्ट कर रही है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इसके इसके ही फीचर्स हो गए मतलब। फिर इसके बाद देखूं मैं तो यहाँ पे जो होता है वो आपको कौन सा हो जाएगा, फाइटोफेगोस हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि फाइटोफेगोस क्या होता है। फाइटोफेगोस देखो, फेगोसा का मतलब है प्रीडेटर एंड फाइटो का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रीडेटर जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर फीड करता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज और फाइटोफेगोस है। तो वो भी कह देते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हम ये कह रहे हैं कि आपको जो फाइटोफेगोस है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज एल हो जाएगा, जो कि आप नॉर्मली जो है वो यहाँ से निकाल भी सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि दे कैन नॉट रन अवे हो जाएगा फ्रॉम देयर, हो जाएगा मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हार्बीवोर्स। फिर इन्होंने बोला कि अब भी अलग अलग मतलब, अब देखो ये तो हमने मेनली जो था वो आपका कहीं ना कहीं चेंज कर दिया आपके, या तो प्रे के अंदर ही कर दिया या तो मतलब मेनली प्रे के अंदर चेंज करा है। लेकिन अगर मैं कभी भी किसी प्लांट में देखूँ तो प्लांट में ऐसे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि प्लांट के अंदर ये दिक्कत होती है कि वो मूव तो कर नहीं सकता। जब वो मूव नहीं कर सकता तो वो एक ही जगह पे रहेगा, जब एक ही जगह पे रहेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो मूव कर सकता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा और रहेगा
तो इस हिसाब से भी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो आपका एक कैलोट्रोपिस वाला वीड जो है वो भी लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव नो अबाउट द वीड कैलोट्रोपिस ग्रोइंग ऑन एब्डॉन फील्ड, जो कि कहीं ना कहीं कहाँ पे ग्रोथ है, एब्डॉन फील्ड में ग्रोथ है। द प्लांट हो जाएगा प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होता है वो ये प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज वाई यू नेवर सी अ कैटल और गोट्स हो जाएगा, जो कि इसके आसपास भी नहीं दिखते हैं, ना तो आपकी कैटल दिखेगी ना तो गोट दिखेगी। तो देखो ये तो प्लांट के ही काम थे कि उसने वीड जो है मतलब कैलोट्रोपिस वीड जो है वो कहीं ना कहीं उसने अपने अराउंड ग्रो करवा ली, ताकि वो क्या कर सके, अपना प्रोटेक्शन कर सके। फिर इन्होंने बोला अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट्स ऑन कमर्शियल स्केल हो जाएगा इज निकोटिन, कैफीन, क्विनिन, सेक्रिकाइनिन एंड ओपियम। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब ये ऐसा रहता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो कोई कोई प्लांट जो है निकोटिन, कैफीन, क्यूनिन, स्टेकिकाइनिन, ओपियम इन सब चीजों को भी क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो फिर इसके साथ जो है वो आगे देख सकती हूँ। फिर इसके बाद जो है ताकि आप देख सको, फिर अगला जो है वो कहीं ना कहीं क्या है बच्चे, आपका यहाँ पे कंपटीशन है। तो कंपटीशन में आई थिंक आप लोगों को समझ आता होगा। देखो कंपटीशन का नाम से क्या पता चल रहा है कि आपके जो दोनों पार्टी है यानी प्रेडेटर भी और साथ में जो आपका प्रे है वो दोनों लड़ रहे होंगे कि हमें तो या तो हमें रिसोर्सेज मिले या फिर हमें रिसोर्सेज मिले, और इसी वजह से लेकिन रिसोर्सेज किसको मिल रहा होगा, जो भी फिटेस्ट है, जो ज्यादा से ज्यादा फिट है उसी को तो मिलेगा। एंड इसकी जो है ये कंपटीशन हम कह देते हैं कि पोटेंट फोर्स है किसका, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का। फिर ये कहते हैं कि इट इज जनरली बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं अकर हो जाता है व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, बट देयर इज नो बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। यानी कि ये इनका मानना ऐसा है कि कंपटीशन जो है वो दो क्लोजली रिलेटिव के बीच में होता है। जब हमारा क्योंकि जब दो क्लोजली रिलेटिव होंगे जब तो हमारे दोस्त का सर्कल जो होगा वो छोटा होगा, और जब सर्कल छोटा होगा तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि जो दूसरा होगा वो कहीं ना कहीं लेके आया। फिर इन्होंने बोला है कि दैट इज आपका जो पूरी तरीके से ये बात जो होगी वो ट्रू होगी। फिर इन्होंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया, दैट इज और विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेसिडेंटल फिशेज। अब विजिटिंग फ्लैमिंगोज और रेसिडेंटल फिशेज जो है वो दोनों जो है वो एक ही कॉमन फूड के लिए, मतलब जो आपका मेनली देखो यहाँ पे लिखा होगा कि इन फॉर इंस्टेंस इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेसिडेंटल फिशेज जो होती है वो कॉमन फूड के लिए कहीं ना कहीं क्या कर रही होती है, जू प्लैंकटन के लिए लड़ रही होती है कि जू प्लैंकटन तो मेरा है। तो ये विजिटिंग फ्लैमिंगोज और रेसिडेंटल फिशेज जो है वो उसके फीचर्स हो गए कि ये जो होगी वो कहीं ना कहीं इसके लिए लड़ रही होगी, दैट इज ऑफ विजिटिंग फ्लैमिंगोज। अगर हम विजिटिंग फ्लैमिंगोज जो है उसकी शक्ल देखें तो कैसे दिखेगी, विजिटिंग फ्लैमिंगो, विजिटिंग फ्लैमिंगो। रेसिडेंशियल फिशेज तो आप लोगों को भी पता होगा कि रेसिडेंशियल फिशेज होती है वो किस तरीके से होती है, तो वो चीज मैं नहीं ऑब्जर्व करूंगी। तो ये है आपका विजिटिंग फ्लैमिंगोज। और देखो ये जो विजिटिंग फ्लैमिंगोज है बच्चे, उसको देख के क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो फ्लैमिंगो, देखो फ्लैमिंगो जो है वो एक बर्ड होती है, ये आपको भी पता है। आपने अभी क्लास 12th के आई थिंक इंग्लिश की बुक जो होता है उसका भी नाम तो फ्लैमिंगो ही है। तो फ्लैमिंगो जो है वो एक तरीके की बर्ड होती है, एंड विजिटिंग फ्लैमिंगोज उनका जस्ट नाम लिख दिया गया है उनके ही एक किसी ब्रीड का। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि ये जो है वो आपकी क्या है, विजिटिंग फ्लैमिंगोज है। फिर इसके साथ में अगर और थोड़ा सा आगे मूव करते तो ये फीचर्स होगी विजिटिंग फ्लैमिंगोज, और वो जो है ये मतलब ये दोनों जने जो है विजिटिंग फ्लैमिंगोज और रेसिडेंटल फिशेज जो है वो लड़ किसके लिए रहे हैं, वो लड़ रहे हैं जू प्लैंकटन खाने के लिए। देखो जू प्लैंकटन, देखो फाइटो प्लैंकटन होता है जो कि पानी में पाया जाता है, जो कि प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन जू प्लैंकटन क्या होता है, जू प्लैंकटन जो होते हैं वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और छोटे ऑर्गेनिज्म बोला है तो मैंने वो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं एनिमल होंगे, कि देखो कि ये कितने छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म जो है वो इन इमेज में मेंशन है, इसलिए मेंशन है कि अब देखो ये वाले कितने छोटे छोटे से इमेज मेंशन है। तो ये सारे के सारे जो है वो बच्चे आपका जू प्लैंकटन है, और इसी को जो है वो दोनों खाना चाहते हैं कि मैं खाऊंगा तो मैं खाऊंगा। इस हिसाब से आप देख सकते हो। फिर इसके साथ मैं थोड़ा सा और आगे मूव करती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कह देती हूँ, दैट इज कि आपका जो ये वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता मतलब अब इसके बाद ये हो जाता है इंटरफेरेंस कंपटीशन। यहाँ पे लिखा है इंटरफेरेंस कंपटीशन, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज इवन इफ द रिसोर्सेज एंड फूड स्पेसेस आर अबंडेंट। यानी कि अगर मान लो आपका जो फूड स्पेसेस है यानी जो आपकी स्पीशीज है या फिर आपके रिसोर्सेज है वो जो है वो कहीं ना कहीं मतलब कंपटीशन जो है वो एक स्पीशीज के मतलब एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज का कंपटीशन जो है वो हम उसे कम कर सकते हैं अगर हमारे पास
रिसोर्सेज की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन जो है वो एक बेस्ट डिफाइंड प्रोसेस है इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर इंट्रिंसिक रेट। लेकिन कंपटीशन जो है वो सबसे अच्छा फैक्टर है, इसलिए फैक्टर है क्योंकि जो फिट होगा वही तो सर्वाइव कर पाएगा, नेचर भी तो यही चाहता है, एंड ऐसा हो रहा है, तो ये जो चीज है वो अच्छी है। अब इसमें अलग अलग फीचर्स यहाँ पे जो है वो मेंशन करा होगा इन्होंने कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं गॉज हो जाएगा एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट ने जो भी मतलब आपका डिस्कवरी किया रिसोर्सेज के बारे में, लिमिटेड और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज हो जाएगा, विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज, यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर, यानी जो चीज बहुत बड़ी थी, मतलब मान लो दो इंसान के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक चूहे और साथ में एक बंदर के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो आपको ही पता है कि जीतेगा कौन, बंदर ही जीतेगा। तो ये वही कहते हैं कि आपका जो बड़ा स्पीसीज है, जिस साइज का स्पीड मतलब जो सा भी स्पीसीज है उसका साइज बड़ा है, तो इतना तो पक्का है कि जीतेगा। तो वही फिर इन्होंने बोला है स्ट्रॉन्ग एंड, यहाँ पे कहते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो जाएगा डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केस। कभी कभार क्या होता है कि आपको सर्कमस्टांशियल चीजें भी जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे देखने को मिलती है। फिर इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, दैट इज योर एबिंगडन टॉर्टॉइज इन गैलापागोस आइलैंड। तो चलो फटाफट से आपके एक बार एबिंगडन टॉर्टॉइज जो है उसकी शक्ल भी देख लेते हैं, ताकि आपको एबिंगडन है ना, यही तो स्पेलिंग है, एबिंगडन टॉर्टॉइस फाइन। तो एबिंगडन टॉर्टॉइस जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो नॉर्मली टॉर्टॉइस तो ऐसे ही दिखते हैं, सारे के सारे ऐसे दिखते हैं। वो अलग बात है कि टॉर्टॉइस आप लोगों को देख करके अपने शेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल टॉर्टॉइस जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इसी तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि जो इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप इस हिसाब से जो है वो समझ सकते हो। फिर इसके साथ बच्चे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, तो अब एबिंगडन टॉर्टॉइस ने क्या करा, बिकेम एक्सटिंक्ट, यानी एबिंगडन टॉर्टॉइस जो है वो खो गए, मतलब खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, इसलिए खत्म हो गई क्योंकि डिकेड्स आफ्टर गोड्स वर इंट्रोड्यूस इन द आइलैंड। देखो पहले जो एक आइलैंड था, बहुत बड़ा सा आइलैंड था, तो वहां पे मेनली एबिंगडन टॉर्टॉइस रहते थे, ठीक है। एबिंगडन टॉर्टॉइस आलस के चक्कर में वहां पे जो भी घास थी वो नहीं खाती थी, तो हमने क्या करा, एक गोट का इंट्रोडक्शन करवा दिया उसी लैंड पे। तो हमने देखा कि जितनी भी घासें थी वो गोट ने खा ली, और जैसे ही गोट ने खाई तो अब टॉर्टॉइस के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो आपका जो टॉर्टॉइस होगा वो तो कहीं ना कहीं भूखे रह गया। तो आप इस हिसाब से भी जो है वो समझ सकते हो, हाँ, अपने ही टॉर्टॉइस को। फिर इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़े, तो यही चीज है। तो एबिंगडन टॉर्टॉइस हो जाएगा, ये कहानी थी आपकी एबिंगडन टॉर्टॉइस। और दूसरे वाले के अनदर एविडेंस हो जाएगा। जो दूसरा एविडेंस है वो कहीं ना कहीं कहाँ से जुड़ता है, द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इज इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट वी इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव रिलीज, यानी कि आपका कंपटीशन का जो भाव आया वो कहाँ से आया, कॉम्पिटिटिव रिलीज से आया। अब ये जो भाव है वो क्या कहते हैं, एक स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, because of the presence of the competitively superior species is found to be expand its distributional range dynamically when the competitive species is experimentally removed. That is called an elegant field experiment showed that the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle Balamus हो जाएगा, dominate करेगा intertidal area and exclude the smaller barnacle Chethalmus। तो आप बच्चे ये समझ सकते हो कि ये वाली लाइन जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली भी लाइन आपकी जो बार्निकल बेलामस है वो वाली लाइन, और साथ में जो आपकी बार्निकल चेथैलमस है वो भी लाइन आपको यही कह रही है कि जो सुपीरियर है वो तो कहीं ना कहीं आपके इन्फीरियर वाले को क्या कर देगा, हटा ही देगा, मतलब जल्द से जल्द हटा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दैट इज आपका बार्निकल बेलामस, अगर उसका उसका इमेज आपको देखना है कि बार्निकल बेलामस जो होता है वो कैसे दिखता है, बार्निकल बेला मस्त, ठीक है। और साथ में अब इसके साथ देखो बार्निकल बेलामस जो होगा उसका साइज जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड ये थोड़ा सा आपको कॉटन कॉटन जैसा दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये साइज जो होता है वो आपके बार्निकल बेलामस का होता है, जो कि एक फिगर में है। लेकिन अगर मैं बार्निकल बेलामस की जगह आपको यहाँ पे चेथैलमस लिखूं, तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो आपका थैलमस जो होता है वो कहीं ना कहीं उसका साइज होगा, चैथैलमस जो होगा उसका साइज होता है वो कहीं ना कहीं कैसा होगा, छोटा सा होगा। देखो अब चैथैलमस का साइज कितना छोटा छोटा सा है, शेप दोनों का सेम ही है, बस ये है कि एक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है एंड एक जो है वो आपका थोड़ा सा छोटा है। तो यही जो होगा मेन डिफरेंस होगा। और आपको भी पता है कि छोटे और बड़े में से कौन किसको अलग कर रहा होगा, जो बड़ा होगा वो कहीं ना कहीं आपके छोटे वाले को हटा रहा होगा। तो ये वही कहता है। अब देखो जो गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं क्या कहता है, तो गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी टू स्पीशीज जो है वो एक ही मतलब एक ही उसके रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक ही स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो अगर वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं एक ही रिसोर्सेज के लिए तो कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली। यानी कि अगर दो रिसोर्सेज है, यानी मान लो एक खरगोश है एंड दूसरा भी खरगोश है, तो ये क्या हो गए आपके मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि आपके रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अब ये दोनों जो हो गए वो कहीं ना कहीं
क्या नहीं कर पाते, ऐसे नहीं कर पाएंगे कि दोनों खरगोश, ऐसा नहीं है कि दोनों खरगोश लड़ाई कर रहे होंगे, वो कॉन्टिन्यूसली लड़ाई कर रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो थोड़ा सा सजेशन लेके कि ऐसे करके कि खरगोश, अब एक खरगोश दूसरे खरगोश से कहता है कि अभी मैं खा लेता हूँ, कल तू खा लियो, ऐसे करके वो नहीं बैठेंगे। ऐसा मानना है आपके गॉस का कि ऐसे करके वो नहीं बैठ सकते, अगर मतलब इकट्ठा रह ही नहीं सकते। तो इन्होंने बोला कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो जो आपका इंफीरियर वाले स्पीशीज है वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली जो होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। दिस में भी ट्रू हो जाएगा इफ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। बच्चे ये वाला चीज जो होगा वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ट्रू होगा, ठीक है। दिस में बी ट्रू, यानी ये चीज होगी वो आपके लिए ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी? इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, यानी कि अगर आपका रिसोर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटिंग है, बट नॉट अदरवाइज, और अदरवाइज फिर आपका जो होगा वो सही नहीं होगा। मतलब ये बात जो होगी वो बिल्कुल सही है आपकी कि एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आपका ये चीज सही हो हर जगह ये सही नहीं है। क्योंकि अभी ही हमने अभी एक और साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने इस चीज को भी सॉल्व कर दिया अपने उसके थ्योरी को एक्सप्लेन करके। व्हाइल दे डू नॉट रूल आउट द अकरेंस ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, दे पॉइंट आउट दैट स्पीशीज फेसिंग द कंपटीशन माइट इवॉल्व द मैकेनिज्म दैट दे प्रमोट द कोएग्जिस्ट रेदर देन एक्सक्लूजन। यानी कि अब जो है वो वैसे ही साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ये बता दिया कि अब जो आपकी जो स्पीशीज होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही होगी कि हम तो साथ रहेंगे एज कम्पेयर कि हम कंपटीशन करें। तो इसी को हम क्या कह देते हैं कि इसी चीज को हम क्या कह देंगे, रिसोर्स पार्टीशनरिंग, पार्टीशनिंग कह देंगे कि हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको पार्टीशन कर देंगे। जैसे कि मान लो एक रोटी है तो एक रोटी के क्या कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे एंड जो भी हमारे पास है उसको दे देंगे। अब इसका एग्जांपल जो है वो आपका फॉरेंजिंग पैटर्न जो है वो उस पर बेस्ड है कि फॉरेंजिंग पैटर्न जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम्पल बन जाएगा इस वाली चीज का। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो कि फॉरेंजिंग पैटर्न है। और ये देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, उनका नाम है मैक आर्थर। फिर उन्होंने बोला, जिन्होंने ये दिखाया कि आपकी जो 4 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जो कि वर्बलर्स, ठीक है। अब फटाफट से एक बार वॉर्बलर्स, वॉर्बलर्स जो होता है बच्चे वो कहीं ना कहीं आपके बर्ड का नेम होता है। तो आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि वॉर्बलर जो थी, अब देखो उनकी कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि वॉर्बलर्स जो थी वो 5 वॉर्बलर्स जो थी वो एक ही पेड़ पे रहती थी। अब 5 वॉर्बलर्स जब एक ही पेड़ पे रहती थी, देखो मैंने कहा था ना वॉर्बलर्स एक बर्ड होती है, तो ये बर्ड कितनी छोटी सी है लेकिन फिर भी इसके अंदर इतनी सेंस है कि ये कॉम्पिटिशन को अवॉइड कर सकती है अपने ही मेथड को इंट्रोड्यूस करवा के। तो ये जो वॉर्बलर्स है उनकी कहानी ऐसी होती है कि जो ये वॉर्बलर्स रहती थी वो कहीं ना कहीं एक ही पेड़ पे रहती थी। तो अब जब वो एक ही पेड़ पे रहेगी तो फिर उनमें तो लड़ाई बजेगी कि मैं खाऊंगी पहले, मैं खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगी। तो ऐसे करके लड़ाई होने लगी। तो कुछ वर्बलर जो थी उस समय उन्होंने ये डिस्कस करा कि आप या तो सुबह खा लो या तो आप शाम में खा लो, मैं जैसे शाम में खा लूंगी आप सुबह खा लेना। तो ऐसे करके उन्होंने पूरा डिसाइड करा। एंड इसी डिसीजन को हम बच्चे क्या कह देते हैं यहाँ पे, फॉरेंजिंग एक्टिविटीज कह देते हैं। यानी पूरा डिसीजन बना दिया उन दोनों ने और फिर वो उस तरीके से जो है वो आपका कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है बच्चे यहाँ पे क्या आपका पैरासिटिज्म, अब पैरासिटिज्म जो है वो और प्रेडेशन जो है वो दोनों दोनों मतलब वो दोनों के दोनों जो है वो दोनों के दोनों जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही चीज है। आप इस हिसाब से भी जो है बच्चे वो समझ सकते हो। फिर अगला जो है वो पैरासिटिज्म वाला केस है। पैरासिटिज्म वाला केस क्या होता है जो कि आप यहाँ पे बच्चे समझ सकते हो। अब देखो पैरासिटिज्म जो है वो बच्चे आपका कैसे डिफाइन होगा, आप इस तरीके से समझो कि अगर मैं ये कंसीडर करूं कि पैरासिटिक मोड है किसका, लाइफ का, यानी कि अगर मैं कौन सा मोड लेके चलूं कि पैरासिटिक मोड जो है वो लाइफ का लेके चलूं जो कि एंश्योर करेगा आपका फ्री लॉजिंग और मील्स के साथ। इट इज नॉट सरप्राइजिंग, अगर हम देखें ये तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। यानी कि जो आपका टेक्सोनॉमिक ग्रुप है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स का और जो हायर वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर हम जो है वो आसानी से देख सकते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि बहुत सारे पैरासाइट जो है वो धीरे धीरे करके अपना इवोल्यूशन कर चुके हैं और वो कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक भी हो चुके हैं। फिर इन्होंने बोला कि मतलब वो रिगार्डिंग जो है वो आपका होस्ट स्पेसिफिक तो है ही। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है, देखो पैरासिटिज्म में भी आपका ऐसा ही कंडीशन है कि एक तो पॉजिटिव होगा एंड दूसरा जो होगा बच्चे वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो इस हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे पैरासाइट जो है वो इवोल्यूशन कर चुके हैं किसके रिगार्डिंग, अपने होस्ट स्पेसिफिक के रिगार्डिंग। दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ होस्ट, यानी कि जो आपके पैरासाइट है वो कहीं ना कहीं एक ही स्पीशीज जो है वो होस्ट को खाने में लगे इस तरीके से, इन सच अ वे दैट बोथ द होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, यानी कि इस तरीके से वो एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं जिस तरीके से वो अपना इवोल्यूशन शो कर सके। फिर ये कहते हैं दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ फॉर रिजेक्टिंग। अब क्या हुआ
होगा कि जो अगर मान लो कि जिसको मतलब पैरासिटिज्म में जिसके ऊपर वो होस्ट है यानी कि जो खाने वाला है उसने भी कुछ ना कुछ चीजें डेवलप कर ली अपने अंदर, और जो आपका स्पीशीज है उसने भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो डेवलप कर ली ताकि कोई भी होस्ट उसको ना खा सके। तो यही वाली लाइन जो है वो पूरी यहाँ तक बताता है ये। फिर ये कहते हैं इन अकॉर्डेंस विद देयर लाइफस्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन, यानी कि अगर मैं देखूं तो जो आपका पैरासाइट था ना बच्चे उसने क्या करा, आपका इवोल्यूशन कर लिया एक स्पेशल एडेप्टेशन का, और वो क्या है आपका लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, कि अब जो है वो कहीं ना कहीं आपका मतलब जो आपका अभी ये देखो जो आपके पैरासाइट थे, ठीक है, मैं प्रे की बात नहीं करी इसलिए मैंने आपको पैरासाइट और प्रे पहले ही समझा दिया था। जो पैरासाइट थे उन्होंने क्या कर दिया, एक अडेप्टेशन कर ली कि वो लॉस कर देंगे, मतलब ताकि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा खाना हटा सके, ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रे का मतलब जो आप प्रे खा रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा खा सके। तो उन्होंने क्या करा, जो भी उनका अननेसेसरी सेंस ऑर्गन था उसका लॉस करवा दिया ताकि जगह रहे उनके पेट के अंदर और वो आसानी से खा सके। फिर दूसरा काम क्या करते हो, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन। अब एडहेसिव ऑर्गन जितने ज्यादा होंगे उतने तेजी से वो उसे क्या करेंगे, पकड़ेंगे, स्टिक होंगे। अब देखो नॉर्मली अगर मैं थोड़ा सा नेक्टर का केस ले लूं तो नेक्टर के केस में क्या होता है कि जो आपकी बीज होती है उसके पास क्या रहता है, आगे की तरफ एडहेसिव ऑर्गन रहता है। तो जितना अच्छा एडहेसिव ऑर्गन होगा उतनी तेज वो चिपकेंगे और उतना फटाफट जो है वो अपने शिकार को पकड़ लेंगे। टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट, क्लिंग का मतलब एकदम तेजी से पकड़ेंगे, एकदम कब्जे में पकड़ेंगे। एंड लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इस तरीके से जो होगा उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो भी उन्होंने लॉस कर दिया। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, एंड उनका जो होता है वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हाई हो जाएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, अगर मैं देखूं तो लाइफ साइकिल जो होता है बच्चे वो पैरासाइट का कॉम्प्लेक्स होगा, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर हो जाएगा टू फैसिलिटेट द पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। द लिवर फुल ट्रिमेटोड पैरासाइट, जो ह्यूमन लिवर फुल्क होता है वो कहीं ना कहीं उसके पास क्या होता है, एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है जो कि डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, इंटरमीडिएट होस्ट के ऊपर, स्नेल एंड फिश। यानी कि जो आपका ह्यूमन लिवर फुल्क होता है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा, एक तरीके का ट्रिमेटोड पैरासाइट है। ट्रिमेटोड का मतलब ये होता है कि एकदम डरावना सा पैरासाइट है ये कहीं ना कहीं। अब देखो ह्यूमन के अंदर जो लिवर फुल्क होता है वो कहीं ना कहीं किन दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर के बना है, स्नेल और फिश से मिलकर के बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एंड दोनों जो होते हैं वो इसी फॉर्मेट में जो होता है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो आपका मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट का तो एग्जांपल आप भी जानते हो कि मलेरियल पैरासाइट जो है वो कहीं ना कहीं वेक्टर है मॉस्किटो का, ताकि ये अपने होस्ट के अंदर क्या कर सकता है, इस चीज को आसानी से फैला सकता है। फिर ये कहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, यानी बहुत सारे पैरासाइट जो होते हैं उनका मेन मोटो ही यही होता है कि वो अपने होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, ये सारे वो काम जो होता है वो कर सकते हैं अपने होस्ट का। मतलब वो यही चाहेंगे कि जो बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं वो तो यही चाहते हैं कि जो भी उनका होस्ट है यानी कि जो भी उनका प्रे है, होस्ट से मतलब यहाँ पे किसका है कि जो भी उनका प्रे है वो उनका पॉपुलेशन डेंसिटी घटवा कम करवाना चाहते हैं। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। अब वो क्या चाहेंगे, देखो जो पैरासाइट है वो तो यही चाहेगा ना कि जो उसका होस्ट है वो कमजोर पड़ जाए, एंड जैसे ही वो कमजोर पड़ेगा वो वैसे ही उसके ऊपर क्या कर देगा, तेजी से अटैक कर देगा। एंड जितने तेजी से वो अटैक कर रहा होगा उतनी तेजी से उसको जो अपना प्रे था या फिर जो भी उसका होस्ट था वो खाने को मिल जाएगा। फिर ये कहते हैं डू यू बिलीव दैट एन आइडल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्रीव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, या आप क्या ऐसा आप मान सकते हो कि कोई भी अगर होस्ट है वो किसी भी पैरासाइट के मतलब जो भी आपका होस्ट है मतलब जो आपका प्रेडेटर है वो किसी भी होस्ट के अंदर ऐसे ही रह सकता है बिना उसे नुकसान पहुंचाए हुए। तो अगर बच्चे ऐसा रह भी सकता है तो वो चीज जो होगी वो वैलिड नहीं होगी इसके केस में, दैट इज ऑफ पैरासिटिज्म, क्योंकि इसमें कुछ जब नुकसान ही नहीं हो रहा है तो इस हिसाब से आप इसे क्या कह सकते हो, कॉमन सेलिज्म। यानी एक का तो बेनिफिट हो रहा है, एक को तो आपको जगह मिल रही है रहने को, लेकिन दूसरे को बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है। फिर उसके बाद जो होता है पैरासिटम, अब जो पैरासाइट होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं उसके एग्जाम्पल सिंपल एक लीसॉन ह्यूमन है, एंटिक्सॉन डॉग्स है, और साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, मैनी मेराइन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपेपॉड्स। अब जो मेराइन फिशेज होती है उसके ऊपर जो ये कोपेपॉड्स होते हैं वो लग जाते हैं, एंड इस तरीके से जो होता है वो इनका भी मैकेनिज्म चलेगा। साथ में जो है ये आपका क्या होता है, कसकटा वाला जो पौधा होता है वो भी कहीं ना कहीं पैरासाइट है जो कि किसी भी हेज प्लांट के ऊपर आसानी से क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, हैज लॉस्ट इट्स
क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, लॉस कर देगा अपने क्लोरोफिल को और साथ में लीव्स को भी इवोल्यूशन के कोर्स में। फिर इन्होंने बोला इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट्स। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, यानी जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको हम क्या नहीं कंसिडर करते हैं, उसको हम एक पैरासाइट नहीं मानेंगे कि आपकी जो फीमेल मॉस्किटो है इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। अगर मैं ये कहूँ कि मच्छर जो है वो आपको काटता है इसलिए काटता है कि उसको खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो आपने वो वाला साइकिल पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, पूरी जो मॉस्किटो की साइकिल चलती है उसमें आपने पढ़ा होगा कि उनको जो मेनली हमारा ब्लड चाहिए होता है वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, यही मेन रीजन है बस। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एग्जाम्पल आपका पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड आपका ब्लड जो है वो किसके लिए चाहिए होता है, ब्लड मतलब उनको मेनली आपका जो ब्लड के अंदर प्रोटीन है वो चाहिए होता है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है आपके एक्टोपैरासाइट के कंपैरिजन में, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होगा, मॉर्फोलॉजिकल होगा, एनाटॉमिकल होगा, एंड फिर एम्फेसाइज करेंगे रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को। फिर इसके बाद जो है वो आपका कॉन्सेप्ट ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ब्रूड पैरासिटिज्म जो है वो किस तरीके से, मतलब हम यहाँ पे समझेंगे कि ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, कि अब ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, चीटिंग चल रही होती है। चीटिंग क्या चलेगी कि देखो ब्रूड पैरासिटिज्म की पूरी स्टोरी मैं आपको समझा देती हूँ सिंपली। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है उसमें क्या करता है कि एक जो बर्ड होता है जिसने अपने अंडे दिए रहते हैं ना, वो जा करके ये अंडे, देखो यहाँ पे लिखा है कि द पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, लेट्स द होस्ट इनक्यूबेट देम। यानी कि देखो जो आपका पैरासाइट वाला बर्ड था वो अपने अंडे जो है वो अपने होस्ट का जो घोंसला घोंसला होता है उसके अंदर जाके दे देता है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लो वो उसके अंदर जा करके दे रहा है, अपने मतलब होस्ट के अंदर दे रहा है, और जो होस्ट है वो तो ऐसे ही सोचेगा ये तो मेरे अंडे हैं, तो इसको हीटिंग प्रोवाइड करता हूँ, वार्म प्रोवाइड करता हूँ, फिर इसका बर्थ होगा, तो ऐसा वो करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो भी आपका प्रीडेटर था उसके जो भी बच्चे थे वो जिंदा रह जाते हैं। एंड अगर आप ये कहोगे कि वो ऐसा क्यों करता है, ऐसे भी तो हो सकता है कि अंडे के साइज अलग होंगे, नहीं, तो अंडे के साइज, कलर, सब चीज सेम रहता है एंड उसको पता नहीं लगता है कि ये मेरे अंडे हैं या फिर किसी और के अंडे, तो फायदा किसी और का होता है, कर कोई और रहा होता है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म देख लो बर्ड में भी होता है, यानी बर्ड के अंदर भी कितनी बुद्धि है, जब बर्ड के अंदर इतनी बुद्धि है तो मैमल्स के अंदर तो इसकी 4 गुनी बुद्धि होनी चाहिए। फिर मैं इसके साथ अगर आगे बढ़ती हूँ तो ट्राई टू फॉलो द फॉरेन एग्स एंड रिजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ द कुकू एंड कोयल एंड क्रो इन। अब ये कहता है कि इसी तरीके से आप जो है कुकू एंड कोयल को आजू बाजू देखो, अभी नहीं देखना, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब आप अपने आजू बाजू जाके देखना कुकू एंड कोयल क्या करते हैं। आज के जमाने में तो ना तो चलो आपको जो कौआ होता है वो तो थोड़ा दिख भी जाता है, लेकिन आपका कबूतर होता है वो भी दिख जाता है, बट कोयल बहुत ही मिनिमम होती है कि अगर आप पार्क वगैरह में घूम रहे हो तब आप वहां पे देखोगे कि हाँ वहां पे कोयल भी प्रेजेंट है एंड शी इज सिंगिंग, वो चीज है। तो इसके बाद जो कॉमन सेरिज्म है उसमें क्या होता है, ना ही हार्म होता है ना ही बेनिफिट होता है। तो ये कहते हैं वन स्पीशीज, एक स्पीशीज को तो बेनिफिट मिल रहा है, यानी इसमें जो होगा पॉजिटिव और जीरो का रेशियो चल रहा होगा, ये चीज ये कहता है। अब इसमें इन्होंने मैंगो का ब्रांच लिया कि एपीफाइट जो कि ग्रो कर रही होती है मैंगो के ब्रांच पे, तो इसमें क्या हुआ, एपीफाइट को ग्रो करने की जगह मिल गई एंड मैंगो की ब्रांच को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एंड बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिट। अब बार्निकल जो है उसको प्रोटेक्शन मिल गया लेकिन वेल को कुछ भी नहीं मिला। तो इसी तरीके से ये कहते हैं कि एंड द कैटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल क्लोज एसोसिएशन। अब कैटल अर्गेट जो होती है और जो ग्रेजिंग कैटल होती है, अब जो देखो कैटल अर्गेट और ग्रेजिंग कैटल का एक बार जस्ट वो देखते हैं, इमेज देखते हैं, फिर बताती हूँ मैं कि कैटल अर्गेट और ग्रेजिंग कैटल जो है मतलब किस तरीके से आप डिजाइन करोगे, दैट इज। और यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँ दैट इज और कैटल अर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल, है ना, यही तो है ग्रेजिंग, एक सेकंड वेट करो, ग्रेजिंग कैटल। तो आप इस हिसाब से देखोगे तो इसको समझ सकते हो कि कैटल अर्गेट और ग्रेजिंग कैटल, देखो इसमें कितनी अच्छी इमेज बन रही है कि आपका जो कैटल अर्गेट है, देखो कैटल अर्गेट जो है वो कहीं ना कहीं, और देखो ग्रेजिंग कैटल इन द सेंस जो आपकी मतलब गाय वगैरह हो गई या जो भी पशु जो कि आप घास खाते हैं वो चीज है। तो ये मेनली क्या कर रहे होते हैं कि जो गाय वगैरह होते हैं वो तो अपना नॉर्मली घास खा रहे होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन जो आपकी जो ये कैटल अर्गेट होती है, ठीक है, कैटल अर्गेट जो इसके ऊपर बैठी हुई है, ये जो गाय होती है उसके ऊपर जितने भी वो सब है, जितने भी इंसेक्ट वगैरह, जितने भी
पैरासाइट वगैरह है उसको खा रही होती है। इस वजह से क्या हुआ कि जो आपकी कैटल हर गेट थी उसको भी खाना मिल गया, एंड इसकी वजह से काऊ का ये बेनिफिट हो गया कि काऊ का जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया जितने भी इंसेक्ट थे उनसे। लेकिन आप ये कहोगे कि फिर भी हमने इसको जो है वो कहीं ना कहीं आपने कॉमन सेलिजन में क्यों डाला? आप इसको डालने को तो उसमें भी डाल सकते थे, म्यूचुअलिज्म में भी डाल सकते थे, लेकिन एसोसिएशन के हिसाब से हम देखें अगर एनसीईआरटी ने ये चीज मेंशन की है तो हम इसी को मानेंगे। फिर इसके साथ जो होता है वो हम दूसरा एग्जांपल है कॉमन सेलिज्म का, दैट इज योर इंटरेक्शन किसके बीच में, दैट इज सी एनिमोन हो जाएगा, एंड सिंगिंग टेंटिकल्स है, एंड द क्लोन फिश जो होती है उसके रिगार्डिंग है, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि जो फिश होती है उसको प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम द प्रेडेटर्स विच से वे सिंगिंग टेंटिकल्स हो जाएगा, द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश। फिर इन्होंने बोला कि जो आपका म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, दिस इंटरेक्शन कॉन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेस्टिंग, मतलब देखो म्यूचुअलिज्म में आपको भी पता है कि दोनों ही स्पीशीज का जो होता है बच्चे वो कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। तो इसमें हमने क्या एग्जाम्पल लिया, दैट इज आपकी लाइकेन हो गई। अब लाइकेन जो है वो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, आपके फंगस के बीच में, एंड साथ में आपके फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी के बीच में, ये पूछ लिया जाता है तो याद रखना। साथ में ऐसे ही माइक्रोराइजा किसका ऑर्गेनाइजेशन है, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट जो होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन है। माइक्रोराइजा वाला चैप्टर जो है वो आपने ब्रायोफाइट वाले भी चैप्टर में भी पढ़ा होगा। फिर उसके बाद जो है वो फंजाई जो है वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, किसका, न्यूट्रिएंट का, वो भी कहां से, मिट्टी से। फिर उन्होंने बोला वाइल द प्लांट्स इन टर्न्स प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी, इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो प्लांट है वो प्रोवाइड करता है फंजाई को एनर्जी, वो भी किसके रिगार्डिंग, कार्बोहाइड्रेट के रिगार्डिंग। फिर इसके साथ में अगर आगे बढ़ते तो द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप किसके बीच में देखने को मिलेगा, प्लांट एंड रिलेशन एनिमल रिलेशनशिप। इसमें देखो एक जो दूसरा एग्जांपल होता है पॉलन एंड नेक्टर का भी हो सकता है। फिर इन्होंने बोला अब चीटर्स की बात आती है। अब जब चीटर्स की बात आती है, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड बी सेफगार्ड अगेंस्ट चीटर, फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर, यानी कैसे ऑर्गेनिज्म, अब देखो कोई कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है वो नेक्टर भी ले लेता है एंड साथ में पोलन ग्रेन्स भी नहीं लेके आता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम क्या करें, नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिज्म, दिस दैट इज इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। in any species of fig trees there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. It means that given fig species can be pollinated only if the partner wasp species and no other species। यानी कि अब इन्होंने देखो अभी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो भी अगर मान लो नेक्टर वाला केस है, अगर मान लो कि जो भी आपका खाने वाला आ रहा है, दैट इज आपका कोई सी भी बी आ रही है, वो अगर खाने के लिए आती है तो वो नॉर्मली क्या करेगी, आपका नेक्टर ले लेगी, एंड अगर उसने जो पोलन ग्रेन्स वो लेके आई थी वो भी अपना नहीं दिया उसको, उस फ्लावर को, तो उस केस में तो वो फिर चीटर वाली बात हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हम इसको अवॉइड करने के लिए नॉर्मली सिंपली ये मेथड अपनाएंगे कि हम दो ऑर्गेनिज्म जो है उसको फिक्स कर दे, जैसे फिग है और वास्प है। फिग एंड वास्प के बीच में ये कनेक्शन रहती है कि जो आपका जो फिग होता है वो कहीं ना कहीं कहता है कि मैं तो सिर्फ वास्प वाला जो स्पीशीज है उसी के साथ मतलब इंटरेक्शन रखूंगा, बाकी कोई भी आ जाए उसके लिए तो मैं केमिकल जनरेट कर दूंगा ताकि वो चीज मेरे अंदर एंटर ना कर सके। तो ऐसे करके अगर करेक्शन रहेगा तो फिर वो चीटिंग वाली बात भी थोड़ी सी कम होगी। द फीमेल वास्प यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज ओवी पोजिशन, जो फीमेल वास्प होती है वो सिर्फ अपना मतलब फ्रूट जो है वो सिर्फ यूज नहीं करती कि egg को ले, not only use as an oviposition site but uses the developing seeds within the fruit or nourishing। अब देखो जो आपकी वास्प है वो कितना बेनिफिट उठा रही है, चलो लेके तो आई वो आपके लिए पॉलिन ग्रेन, साथ में वो अपना एग भी उसी के अंदर लेकर देगी, एंड एग जो होंगे वो कहीं ना कहीं साथ में जो फ्रूट था ना उसी के अंदर वो एग ग्रो होंगे, एंड फिर इस तरीके से क्या हुआ कि आपकी जो फीमेल वास्प थी उनके बच्चों को एक एकदम सेफ वाली जगह मिल गई। अब जो एग की लेयर होती है वो थोड़ा सा बताया कि सिलिका की होती है, एंड फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर डेवलपिंग वास्प लार्वा। फिर इसके बाद जो है ऑर्किड वाला प्लांट है, तो ऑर्किड वाले प्लांट में क्या आपको देखने को मिलता है, बी वाइल्डरिंग डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी दिखेगी किसके नाम पे, फ्लोरल पैटर्न के नाम पे, मैनी ऑफ विच हैज इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट एंड एंश्योर द गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल द ऑर्किड ऑफर्ड द रिवॉर्ड्स, ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे ऑर्किड जो है वो आपको रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। तो अब एक आया मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिट। अब सेक्सुअल डिसिट क्या होता है, अब ये जो सेक्सुअल डिसिट है वो किस पे बेस्ड है वो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ द बी, वन पेटल ऑफ द फ्लावर बियर्स अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल टू द बी इन साइज कलर एंड मार्किंग, द मेल बी इज अट्रैक्टेड। अब देखो इस वाले में क्या कहानी चल रही है कि जो आपका ये जो मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफायरस है वो अपना जो फूल का यानी जो आप उसकी जो कली है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कर देता है कि वो बिल्कुल एक फीमेल
बी की तरह दिखती है। तो दूर से जब मेल भी उसे देखता है तो वो कहीं ना कहीं उसे फीमेल की तरह लगती है। एंड दूर से जब उसने मेल बी ने देखा कि हाँ ये तो फीमेल की तरह लग रही है, तो मेल भी क्या हो गया, बेवकूफ बन के वहां पे गया। एंड वहां पे जाने के बाद फिर वो अपना जितना भी पॉलन ग्रेन्स होता है वो सब उसको दे देता है। तो इससे किसका फायदा हुआ, ऑर्किड का फायदा हुआ। तो चीटिंग करने वाला अब कौन हुआ, आपका ऑर्किड का प्लांट हुआ। हर वक्त आप ये नहीं कह सकते कि जो आपकी बी होगी वो चीटिंग करेगी। चीटिंग करने को तो कोई भी कर सकता है, प्लांट भी कर सकता है एंड ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे फिर थोड़ी सी डिटेल में दे दी है। हियर यू कैन सी द co-evolution, and if the female bee colors pattern change even slightly or any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flowers co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee। आप इस हिसाब से भी इसको जो है वो समझ सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें हम साथ के साथ इमेज देख रहे थे। तो जब साथ के साथ जब इमेज देखते हैं तो वो फिर कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। एंड आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ भी आया होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया तो इसका बेनिफिट उठाओ। तो बच्चे मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।